कुछ बेटर होंगी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पूरे तरीके से विकास करने के लिए ये सब क्या हवाबाजी है, जब धीरे धीरे आप सारा चीज़ पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो यूनियन से स्टेट्स को अच्छा ग्रांट्स देना पड़ेगा। भौगोलिक जो व्यवस्था है, जो अवसंरचना है पहाड़ी क्षेत्र में, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जब हम अवसंरचनात्मक विकास कर, हेल्थ, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं इस क्षेत्र में, और एक तो नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को अच्छा करते हैं तो पूर्ण विकास हो सकता है। किंतु अधिकारियों का अभाव एक बड़ा हर्डल था और इसके होने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। इस तरीके से कंक्लूड कर देना। तो इस प्रश्न में मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट लेना है, बाकी कंटेंट यहीं से उठेगा, इस तरह की बात करें तो इसकी संभावनाएं हैं, इसको तैयार रखिएगा। और यूपीएससी यही मिक्स करके देती है। अब आप इसको देखेंगे तो कोई कहेगा कि ये प्रशासन है, कोई कहेगा ये करंट अफेयर्स है, कोई कहेगा कि कुछ भी नहीं है, यूपीएससी कुछ भी कुछ देती है, कोई कहेगा कि पॉलिसी है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नेंस के सिस्टम से ये आता है सवाल, है ना, ये बात है। अभी ये मेंस के लिए हमने काम किया, हमने आपको सचिवालय या मंत्रालय की भूमिका को बताया भी नहीं, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल क्रिस्पी, एकदम से क्रिस्टलाइज्ड करके आपको दे रहा हूँ, है ना। अब हम लोग बात करेंगे वो जो प्रीलिम्स एग्जाम में काम आए, जैसे मंत्रालय या विभाग सचिवालय की भूमिकाएं क्या होती, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नीचे आइए, ठीक है, सचिवालय ऑब्लिक मंत्रालय या विभाग की भूमिका, और आप चाहें तो लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, मेंस उसमें नहीं आएगा, आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ। आप कभी इस बात का इंतजार मत करिएगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है और उसकी भूमिकाएं क्या हैं, इसका वर्णन करें और घर बसाएं। सचिवालय की संकल्पना क्या है, इसकी भूमिका बताएं और घर बसाएं। यूपीपीसी से कभी आ जाए, वहाँ पे भी सब बहुत सारा आता है। पीसीएस में कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाए, सिविल सर्विसेज में कभी नहीं आए, वहीं आएगा जहाँ कुछ हर्डल्स है, मुद्दे हैं, इशूज हैं, ये डायमेंशन आएगा, विकास से जोड़ करके, इससे उसको जोड़ करके मिक्स करके सवाल बना दे, सीधे सीधे सवाल नहीं आए। इतना ही स्पष्ट है बात, समझ लीजिए। जितना टेढ़े चीजों को समझने का हो गया उतना ही अच्छा हो। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहाँ पे सवाल आ जाएगा कि अगर दोनों ही का तुलनात्मक अध्ययन करें तो राज्यपाल बहुत आर्बिट्रेटर है, राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, कुछ उल्टी गंगा बहाते हुए सवाल पूछेंगे, है ना, जो जिनका कंपैरिजन करके आपको बताना। वो जो आप बचपन से देख रहे हैं उस तरह के स्टाइल में सवाल यूपीएससी में आते हैं, इसका आदत दूसरे तरह का है। हर चीज में ही ऐसा ही। औद्योगिकरण इतिहास से पढ़ोगे पश्चिम में, कहेगा कि पूर्वी औद्योगिकरण के बारे में बात बताओ, है ना। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछ के वो ये करना चाहते हैं कि आपने रट्टा मारा है या कुछ सोचा भी है, थॉट प्रोसेसिंग है क्या आपकी। जैसे पकी पकाई रोटी नहीं है, आटा है, पानी है, कभी कहेगा पराठा बना के दिखाना, तो पूरी बनाओ, रोटी बनाओ तो लच्छा पराठा बनाओ, ठीक है। तो आपको कलाकार बनना पड़ता है, आपको लिखने में बदलाव करने आना चाहिए, है ना, राइटिंग पे कंट्रोल हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो। तो गवर्नेंस के क्वेश्चन थोड़े एनालिटिकल होते हैं, इसलिए मैं लंबे लंबे स्टेटमेंट्स वाले ऐसा नहीं बल्कि वैसा, उपाय ही नहीं है कोई और, वैसे पॉइंट पॉइंट में लिखवा दो तो बात नहीं बनेगी। सिंपल पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के, ये सब आप लिख सकते हैं पॉइंट वाले, यहाँ नहीं चलेगा। अब ये डिस्कशन है, डिबेट है, इसको पॉइंट में लिख के सेटिस्फाइड कर पाओगे, इम्पॉसिबल। सीबीआई के क्वेश्चन थे यहाँ से यहाँ तक थे, एक डिबेट पे था, अब उसमें लिखोगे कि सीबीआई की स्थापना यहाँ हुई, ऐसे हुआ, ये हुआ, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसा मेहमान होता है ऐसा जवाब दिया जाता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ये मेच्योरिटी धीरे 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 आएगी। सब सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, हर तरह के एक्सपर्ट से पढ़ते पढ़ते आपका खुद का एक दिन होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन आप सही लेखक बनेंगे इसके। तो ये प्रोसेस है, डे बाई डे ग्रोथ होगा आपका। चलिए भाई, पीटी भी पास करना है, पीटी में आ जाते हैं। पहला, नीति का निर्माण, नीतियों का निर्माण। अभी मैंने लिखा भी था, आपको पता है कि मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति का निर्माण फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, पहला और प्रमुख। दूसरा, संबंधित विषय वस्तु पर, संबंधित विषय वस्तु पर, संबंधित विषय वस्तु पर बजट निर्माण का कार्य करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले एचआरडी थे, या जल शक्ति मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, तो आपको अपना बजटिंग पे काम करना है, उसी पे फाइनेंस मिनिस्ट्री फंडिंग करते हैं, सब लोग अपना अपना पैसा मांगते हैं। सभी के डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदानों की मांग अलग अलग प्रस्तुत की जाती है, जिसमें आप पॉलिटी में पढ़ेंगे बजट पारित होने की प्रक्रिया, प्रस्तुतिकरण, जो वोटर अकाउंट कर देते हैं, पहले सामान्य चर्चा के बाद वोटर अकाउंट और डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो अलग अलग मिनिस्ट्री का रखा जाएगा, तब उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा, फिर फाइनेंस बिल, ऐसे बजट का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, संगठन के सुधार के लिए और कर्मचारियों में सुधार के लिए, संगठन के सुधार के लिए और कर्मचारियों के सुधार के लिए शोध करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि विदेश मंत्रालय, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और कितना भी हम लोग संभालते हैं ये पड़ोसी बिगड़ता रहता है ना, तो फिर कैसे ठीक करें। तो इस सब्जेक्ट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हम दे सकते हैं। जैसे जेएनयू के कोई प्रोफेसर है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में लंबे समय से इंडो पाक रिलेशन पढ़ा रहा एक्सपर्ट है, तो उसको हम रिसर्च करने के लिए दे सकते हैं, फंड्स दे सकते हैं, अध्ययन करो, अपने कुछ स्टूडेंट्स को लगाओ, मेहनत करो, डेटा कलेक्ट करो उनके यहाँ का, क्या हम ऐसा करें जिससे कि चीज़ें ठीक हो। जैसे 2+2 डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं, या पहले ट्रैक 2 डिप्लोमेसी था, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी था, अब ऐसा क्या कर दें जिससे कि चीज़ें ठीक हो, उसके लिए रिसर्च करने का भी काम ये करता है। बाढ़ आता है कहीं पे, मान लीजिए बिहार में, नॉर्थ बिहार में लंबे समय से बाढ़, तो जल शक्ति मंत्रालय कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को डीयू में दे सकता है, डी स्कूल में एक है काफ़ी अच्छा सेंटर है ज्योग्राफी का, इनको दे सकता है। पटना में गंगा जो फ्लड कमीशन है उसका हेडक्वार्टर है, पटना कॉलेज के ज्योग्राफी विभाग को दिया जा सकता है कि आप थोड़ा स्टडी करिए कि आप क्या ऐसा करें जिससे कि इसको कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। बाढ़ और सूखा कोई एक ही सिक्के के दो पहलू, एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी है कहाँ निकालें, किस तरीके से हैंडल करें, मैनेज करें, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, थिंक टैंक के रूप में काम करना। थिंक
थिंक टैंक मतलब विचारधारा, है ना, उस संबंधित विषय वस्तु पर सोच विचार ज्ञान जो भी है उसको जमा करना, थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट, टेक्निकल एडवाइस टू द कंसर्निंग मिनिस्टर, संबंधित मंत्री को तकनीकी सलाह देना, संबंधित मंत्री को तकनीकी सलाह देना, मिनिस्टर, कंसर्निंग मिनिस्टर, संबंधित मंत्री को तकनीकी सलाह देना। नेक्स्ट, अपने संबंधित विषय वस्तु पर, अपने संबंधित विषय वस्तु पर, विषय वस्तु पर राज्य सरकार के मंत्रालय और विभाग से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना। ठीक है, मान लीजिए कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि राजस्थान में, गुजरात में कहीं हो जाता है, तो जो भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री है डायरेक्ट होम डिपार्टमेंट को कनेक्ट करके कह सकता है क्या बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या आपको एनएससी कमांडो भेजें, ब्लैक कैट कमांडो या सीआरपीएफ बीएसएफ को सपोर्ट चाहिए। पहले ऐसा नहीं करते थे, पहले चीफ सेक्रेटरी के थ्रू संबंध बनाते थे, कुछ भी हुआ किसी भी विभाग का मामला हो चीफ सेक्रेटरी से कनेक्शन बनाते थे। अब डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है। पुरानी किताबें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि मुख्य सचिव के रास्ते संचार करना, लेकिन अब ऐसा नहीं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, संबंधित मंत्री के संसदीय दायित्वों के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, जैसे मंत्री से कोई सवाल पूछा गया, ठीक, उसका आंसर तैयार करना, अगर रिटर्न आंसर अनस्टार्ड है तो तैयार करेंगे, तो निंदा का प्रस्ताव में बोलना है। ठीक है, जो भी मंत्री का दायित्व है पार्लियामेंट में वो इन्हीं की तरफ से होगा। क्या करना है, समझना वझना नहीं, रट जाना, सीधा प्रीलिम्स में आएगा इस। और वो क्या करते हैं, आ चुका भी है पहले, है ना, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिखाए थे ना, कुछ गवर्नेंस के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो करेंगे क्या, निम्न में से सचिवालय या मंत्रालय की भूमिकाओं के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। 4-5 स्टेटमेंट लिख देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा, उसमें 1-2 को प्रधानमंत्री कार्यालय का डाल देंगे, जो वहां से आप देखे हो, और अभी जो देखने वाले हो मंत्रिमंडलीय सचिवालय, उसके 1-2 उठा करके डाल देंगे, और उसमें जो बच जाएगा, यानी ये सब जो लिख रहे हो आप, इसमें से चूज करना, तो 1 2 3 सही है, ना ही 1 ना ही 2, ऐसा कुछ बनाएंगे ऑप्शन, तो आपको चूज करना पड़ेगा। एक तो पीटी एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। ये भी कर सकते हैं कि इसी में से जितना आपने लिखा है 4-5 कोई भी उठा करके डाल दें और कहें कि मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन है, तो क्या टिक करोगे, पहले टिक मारिए, नीति का निर्माण, टिक मार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला जो है, अगर एक ही आ जाए तो नीति का निर्माण। नीचे नोट लिखिए। केंद्रीय स्तर पर, हाँ एक बात और, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने गए, मान लीजिए यूपी का एग्जाम देने गए या कहीं, और वो ऐसा पूछ देते हैं कि राज्य बिहार का, कि यहाँ के सचिवालय या विभाग की भूमिकाएं बताएं, तो यही बताना है। बस इतना चीज ध्यान रखना पड़ते समय कि वहां लिखा होगा कि मंत्री के विधानमंडल से संबंधित भूमिकाओं की लिए सहायता कर, इतना तो समझ ही रहो, क्या वो भी लिखाना पड़ेगा। आप ऑब्लिक देख लिख लो ना, जहां लिखे हो ना मंत्री के संसदीय दायित्व जहां लिखा है वहां ऑब्लिक लिख दो, विधानमंडल के दायित्व दोनों लिख दो, क्योंकि संघ या राज्य दोनों में सचिवालय, मंत्रालय, विभाग, इसके लिए क्वेश्चन आए तो यही था। अब ठीक है, एक पॉइंट आपने लिखा है कि मंत्री के संसदीय दायित्व, वहीं पे ऑब्लिक देके लिख दीजिए विधानमंडल के भी दायित्व, मतलब राज्य के स्तर पर अगर बात हो रही है, राज्य सचिवालय का पूछा जाता है तो हम ऐसा कर दें। ठीक है, चलिए नीचे नोट लिखिए, देखिए केंद्रीय स्तर पर देखो, केंद्र में पॉलिसी एग्जीक्यूट करने के लिए 2 तरह की संस्थाएं होती, सबऑर्डिनेट ऑफिस और डायरेक्टरेट ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस और अटैच्ड ऑफिस, सॉरी। राज्यों में डायरेक्टरेट होते हैं, राज्य सरकार के स्तर पर नीति को क्रियान्वित करने के, डायरेक्ट ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं डायरेक्टरेट, तो सचिवालय निदेशालय के संबंध पे सवाल है। केंद्र में हम लोग बहुत कम बनाते हैं, गिनती की बनाए अपवादजनक परिस्थिति में डायरेक्टरेट, उसमें से एक डायरेक्टरेट के बारे में पढ़ाएंगे जो चर्चा में बहुत रह रही है, उसका नाम है ईडी। देखिए सबको पता है, रात दिन बात चल रही है इसकी, नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये सब ईडी, सीबीआई, ये सब की बातें होनी है ना, इससे संबंधित मुद्दों पे बात होनी है, कभी भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जो करंट में चर्चा में बहुत हैं, तो यूपीएससी के लिए यही है क्वेश्चन बनाने का तरीका। लिख दीजिए नोट, केंद्रीय सचिवालय के स्तर पर, केंद्रीय सचिवालय के स्तर पर नीतियों का क्रियान्वयन निम्नलिखित 2 संस्थाओं से होता है। पहला, अधीनस्थ कार्यालय, सबऑर्डिनेट ऑफिस, अधीनस्थ कार्यालय, ठीक है, अधीनस्थ कार्यालय, कैसे कर लीजिए, यह ऐसे संस्थान होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नीतियों के क्रियान्वयन में या सत्ता के अभ्यास में शामिल होते हैं।
नीतियों के क्रियान्वयन में या सत्ता के अभ्यास में शामिल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, पीएसयू, उदाहरण के लिए लोक उपक्रम देख लीजिए, उदाहरण के लिए लोक उपक्रम जैसे, उदाहरण के लिए लोक उपक्रम जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय की नीतियों का क्रियान्वयन करता है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है, सीआईएल कोयला मंत्रालय की नीतियों का क्रियान्वयन करता है, सबऑर्डिनेट ऑफिस। अब दूसरा लिख दीजिए अटैच्ड ऑफिस, संलग्न कार्यालय, है ना, कौन सा, अच्छा ये उदाहरण, कोल इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय की नीतियों का क्रियान्वयन करता है। और एक बार, कोल इंडिया लिमिटेड, इससे ऊपर, कोल इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय की नीतियों का क्रियान्वयन करता है। आपको दूसरा लिख लो, एचपीसीएल, बीपीसीएल, पेट्रोलियम मंत्रालय की नीतियों का क्रियान्वयन कर, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी लोक उपक्रम आप यूज कर सकते हो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेवी इंडस्ट्री, स्टील मंत्रालय की नीतियों का क्रियान्वयन करता है। अब दूसरा है ये क्या, अटैच्ड ऑफिस, ये पहला लिख दीजिए, अटैच्ड ऑफिस, संलग्न कार्यालय में डैश देख। ये ऐसे संस्थान होते हैं, ये ऐसे संस्थान होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करते, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करते, बल्कि उसकी देखरेख करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं और मंत्री को तकनीकी सलाह देते हैं। और मंत्री को तकनीकी सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उदाहरण के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक मंत्रालय से, कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय से एक संलग्न कार्यालय। ठीक है, अब जैसे देखिए कि कुछ क्वेश्चन आपको पीटी में पढ़ने में जो अटपटे से लगते हैं और समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी ने कहां से बनाया, गवर्नेंस पढ़ने के बाद पूरे हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। सचिवालय या मंत्रालय, पहला स्टेटमेंट, सचिवालय या मंत्रालय नीतियों का निर्माण करते हैं, जबकि केंद्र सरकार के संलग्न कार्यालय प्रत्यक्ष रूप से मंत्रालयों की नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत। क्यों इतना धीमे बोल रहे हो? गलत है। अधीनस्थ कार्यालय नीति का क्रियान्वयन करेगा, जो कि होता क्या है, पीएसयू, लोक उपक्रम। ठीक है, और ये सब नहीं करते। अब कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार ना पूछते रहते हैं, पीटी में इंपॉर्टेंट है, तो उनके थोड़ा सा नाम वाम नोट, एक लिस्ट तैयार कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि यूजुअली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय सब मिस हो जाता है और ये सब आ जाता है कुछ कुछ। नीचे एक लिस्ट तैयार करिए, एक ऐसा लिख दीजिए, भारत सरकार के प्रमुख, भारत सरकार के प्रमुख संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय। अब लिस्ट तैयार करिए तो कौन किससे संबंधित है वो पूछे। जैसे लिखिए वित्त मंत्रालय, पहला लिख दीजिए वित्त मंत्रालय, है ना। वित्त मंत्रालय में भी नीचे ए लिख दीजिए, डैश देकर, ए आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, इसमें आर्थिक मामलों के विभाग में डैश देकर डॉट डॉट देकर लिखिए बजट प्रभाग, बजट डिवीजन, बजट प्रभाग, प्रभाग, बजट प्रभाग, बजट डिवीजन क्या करता है, बजट बना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया भी है, शायद मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको ध्यान हो, ये वाला चूंकि है मेरे पास पहले दिन की क्लास का है ना, ये होगा शायद, मैं देखता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ दिख पा रहा है आपको? क्वेश्चन है संघ सरकार, देखिए यहाँ केंद्र नहीं लिखा है ना, यूपीएससी इसका ध्यान रखती है। संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव, इनका आदत यही, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच वन इज करेक्ट, वो ऐसे ही सवाल पूछते हैं ज्यादा। अब राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है ना, गलत है ना। कौन सा विभाग है यहाँ? आर्थिक मामलों का, आर्थिक मामलों का विभाग, ये इसके लिए है ना। और इस विभाग में भी कई बार पूछ देंगे, तो क्या है, बजट प्रभाग, बजट प्रभाग। एक आता है इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, वो आपसे पूछ देंगे पीटी में सवाल कि इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय व्यय मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय राजस्व मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय वित्तीय प्रबंधन का विभाग, वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग। क्या टिक करोगे? आर्थिक मामलों का विभाग। उसमें भी क्या है, इकोनॉमिक डिवीजन है जो ये करता। यूपीएससी को इन सब क्वेश्चन से बड़ा प्यार है, इस तरह के सवाल एक आध बनाती रहती है प्रीलिम्स में, जरूरी लिख दीजिए इसमें। और आर्थिक मामलों में एक आपने लिखा है बजट डिवीजन, इस नाम से क्लियर रहेगा कि बजट बनाने का काम कौन करता होगा। दूसरा डॉट आर्थिक प्रभाग, इकोनॉमिक डिवीजन, और डैश देकर लिख दीजिए आर्थिक प्रभाग। उसी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय में विभाग है कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मंत्रालय विभाग दो चीज नहीं होता। आप पहले एक चीज और समझ लीजिए, देखिए जैसे हम कहते हैं ना मंत्रालय और विभाग, ये चूंकि आगे आएगा इसलिए मैं अभी इसको लिखवाया नहीं, कहीं मैं लिखवाऊंगा इस बात को। जैसे वित्त मंत्रालय, इसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट है, तो आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक्सपेंडिचर है या इकोनॉमिक अफेयर है, यहाँ पे भी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी, यहाँ सेक्रेटरी बैठा है,
तो जो अभी हायरार्की आप देखे थे, जैसे सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फलाना ढिमका, वो यहाँ भी थे। तो ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्रालय का सचिव बहुत बड़ा आदमी है और इस विभाग का सचिव कुछ छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। बोथ आर नथिंग बट द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड? दोनों का मैंडेट बराबर है। मंत्रालय शब्द हम यूज करते हैं जस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन, दैट्स ऑल। राज्यों में मंत्रालय शब्द यूज नहीं होता, स्टेट्स में विभाग होते हैं और स्टेट्स में सेक्रेटरी नहीं होते हैं, वहां पे पीएस बैठे होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। एक दिन मैं बताऊंगा अभी ये सब, ठीक है? तो और क्लैरिटी होगी। एक ही दिन में सब बात नहीं जाता। जैसे जैसे मतलब मूर्ति पे कीचड़ पड़ा हुआ है, पानी के फवारे मारते मारते एक दिन एकदम उभर के गवर्नेंस अंदर से आए थे, है ना? साफ मूर्ति दिखाई देगी तो सरकारी व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, क्यों है, इसकी समझ बूझ आपकी विकसित हो जाएगी। अब उससे रिलेटेड कोई मुद्दे पे सवाल आएगा, कर पाओगे, ठीक है? हाँ, कौन सा वाला क्या था? हाँ, भारत के कौन सा वाला? ये संचित निधि नीचे वाला कौन सा? लोक लेखा के किए जाने वाले सभी संवितरण भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता क्यों होगी? लोक लेखा में, लोक लेखा तो पब्लिक के लिए है ना? देखिए 3 तरह की निधियां हमारे पास हैं। एक है आर्टिकल 266(1), यह है संचित निधि, इसके लिए जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सभी संवितरण के लिए नहीं, लोक लेखा के लिए नहीं होगी, ये पब्लिक अकाउंट्स की बात है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंसोलिडेटेड फंड अगर होता तो उसकी जरूरत पड़ेगी। एक होता है आकस्मिकता निधि 267(1), इसके लिए भी जरूरत पड़ती है लेकिन खर्च पहले हो जाता है। जो पैसा है 266(2) का, 266(2) का, इसके लिए क्या? ये जनता का पैसा है, इसके लिए इसकी पार्लियामेंट से रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? क्लियर है? ये इसका ध्यान रखना है। चलिए, तो आप लिस्ट बनाइए और आपने लिखा है आर्थिक मामलों के विभाग में अभी आर्थिक प्रभाग में डैश देकर लिख दीजिए आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे का प्रकाशन कौन करता है? आर्थिक मामलों के विभाग में 3रा डॉट लिखिए, प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश प्रभाग, प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश प्रभाग डिवीजन। डिवीजन में डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, आप जानते हैं, है ना? तो ये 3 याद रखिएगा। ऐसे आ जाए कि प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश के लिए क्वेश्चन आ जाए, प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश के लिए निम्न में से कौन सा संस्थान उत्तरदायी है ना? वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, बजट प्रभाग, आर्थिक प्रभाग। एक ये भी ऑप्शन में हो, एक हो जाए राजस्व मामलों का विभाग। क्या टिक करोगे? सी, वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड डिवीजन। आप इंडिया ईयर बुक पढ़ा करिए, भारत 2022 जरूरी है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से पब्लिकेशन डिवीजन से पब्लिश होता है, भारत 2022। 23 का इंतजार मत करिए, 21 भी आपके पास है तो पढ़िए, उसको जरूर पढ़िए, ठीक है? सब काम आएगा। और कम से कम 4 चैप्टर उनमें से मेरे लिए मतलब गवर्नेंस के लिए काम आएगा। वो क्या है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फाइनेंस, लॉ एंड जस्टिस, है ना? कानून एवं विधि और कल्याण, वेलफेयर। ये 4 चैप्टर जो है इंडिया ईयर बुक के आपको हेल्प करेंगे गवर्नेंस की चीजों को अच्छे से समझने में, लिखने में। मैं आपको कहूँगा पूरा किताब पढ़ना चाहिए, अच्छी किताब होती है। IAS बनने में कुछ पढ़े ना पढ़े, वो किताब जरूर पढ़िए, क्वेश्चन बहुत मिलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आ जाइए भी इसमें राजस्व मामलों का विभाग, एक विभाग हो गया। दूसरा एक विभाग लिखो इसे वित्त मंत्रालय में, राजस्व मामलों का विभाग। उसमें देखो सवाल पूछा हुआ है, राजस्व मामलों के विभाग में 2 संस्था है और दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी 1961 से बनी हुई है। क्या क्या है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, है ना? CBDT, CBEC, है ना? 1961 से बनी है स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या है? सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक, है ना? अब जैसे आप IRS बनेंगे, आप IAS बनी है, लेकिन अगर कोई बनता है IRS इनकम टैक्स वाले, तो आपके यही है, कार्टर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपकी ये हो। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स वाले बनते हैं, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के, तो ये होंगे। ये डायरेक्ट खुद चुसता है, ये डायरेक्ट टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए, है ना? एक GST के लिए जो पहले सर्विस टैक्स होते थे, तो ये इनकम टैक्स। ये दोनों कहाँ पे हैं? राजस्व मामलों के विभाग में। कभी कोई एक लाइन में बना देंगे। अब आपने पहला वाला जो क्वेश्चन देखा, जो उन्होंने पूछा, पॉलिटी से एक क्वेश्चन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से एक उठा लिया, गवर्नेंस सिस्टम से क्वेश्चन बन गया। अकेले नहीं बन रहा है, तो ऐसा काम कर देंगे, कहीं पे एक लाइन बना देंगे, ठीक है? चलिए साहब आगे बढ़ जाइए। अब लिख दीजिए कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय। इसमें कुछ संस्थाएं हैं, फटाफट लिखते जाइए। CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सभी संलग्न कार्यालय, अटैच्ड ऑफिस। CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग, 1964 में बनी थी, 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, कानून बना। केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CBI, नाम सुन चुके हैं आप, कभी पढ़ेंगे, दिन आएगा, ठीक है? अगला डॉट। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अटैच्ड ऑफिस है। आप तो कुछ ज्यादा ही नाम लिए सुने हुए, है ना? UPSC, CBC, है ना? हो गया। नेक्स्ट लिख दो भाई, लवासना, लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, LBSNAA। यहाँ के बाद वहीं जाना है आपको, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और सच में जाने का मन है तो लिस्ट याद भी थोड़ा रखना, है ना? पहले PT मेंस अभी आएगा।
उसके बाद लिख दीजिए IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। IIPA दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक लिख दीजिए कैट, मतलब दिल्ली नहीं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, है ना। ये भी एक दिन पढ़ाएंगे। ट्राइब्यूनल आपको अर्ध न्यायिक संगठन में पढ़ना है। 1985 से हमने ये बना रखा है, ठीक है। तो ये लिस्ट याद रखिएगा। ये सब किससे संबंधित है? कार्मिक मंत्रालय। अब आ जाइए गृह मंत्रालय। राजभाषा विभाग बड़ा उनका फेवरेट है, राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा विभाग कहाँ है जी? इसी में। जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, लिख दीजिए CPO, इसी में लिस्ट बनाते जाइए। अगला लिख दीजिए IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला लिख दीजिए NIA, ठीक है। एक लिख दीजिए वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। अगला कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एक संस्था का नाम लिख दीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT। भारत की एकमात्र संस्था है अच्छी जो इंटरनेशनल बिजनेस पर MBA कराती है। अपने छोटे भाई बहनों को या किसी को करवाने का मन हो, IIM से अच्छा संस्था है। इत्तेफाक से इसका भी बॉस IAS ही होता है, इसलिए शायद अभी बनना चाहते हैं, है ना। सॉरी, यही वाणिज्य मंत्रालय ही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है? वाणिज्य मंत्रालय ही है। वाणिज्य मंत्रालय में नीचे संस्था लिखे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT, ये उसका अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है। ये सब थोड़ा लिस्ट याद रखिएगा, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ता रहता है। और आगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ाएंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। अब और बातें होंगी, कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। पहले वाली जो लिस्ट है उसमें किसी ने कहा है समझ में नहीं आ रहा है कि मेन पॉइंट सब पॉइंट कौन सी है ना। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। देखिए वित्त मंत्रालय में, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। वित्त मंत्रालय में कुछ डिपार्टमेंट्स है ना। तो एक डिपार्टमेंट कौन सा है? आर्थिक मामलों का, आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है। इसमें मैंने कुछ लिखवाया हो, तो ये मेन पॉइंट है, ये सब पॉइंट हो गया। इसके नीचे कुछ आ गया, क्या क्या? इकोनॉमिक डिवीजन आ गया, बजट डिवीजन आ गया। जैसे आर्थिक प्रभाग, आर्थिक प्रभाग क्या काम है भाई इसका? क्या करता है? इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा इकोनॉमिक सर्वे का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा होगा? वित्त मंत्रालय, राजस्व मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग और आर्थिक प्रभाग। कौन सा टिक करोगे? आर्थिक प्रभाग, है ना। ऐसा ही आपने देखा है बजट प्रभाग, ये क्या काम करता है? डिवीजन है, बजट बनाने का काम करता है, ठीक है। इसी में हमने फिर आपको बताया था रेवेन्यू वाला, है ना, राजस्व विभाग। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, CBDT और CBEC, EC। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, तो 1961 से ही आंशिक रूप से संस्थाएं होने लगी थी, लेकिन कानून अगर देखेंगे प्रॉपर तो 63 में कानून पारित हुआ। दोनों ही क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, और इन दोनों के लिए सांविधिक संस्था। एक्ट जो है प्रॉपर एक्ट का, आप जानते हैं कि एक्ट में राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति के साइन करने से भी नहीं होता, नोटिफाई करते हैं तब होता है 1963। हालांकि इन दोनों की आंशिक शुरुआत 1961 से। क्यों? इनकम टैक्स एक्ट जो है कब का है? 1961 का है, ठीक है। अभी सुबह के बैच में एक और, चूंकि हमें लगा कि बच्चे पढ़े होंगे CGA के बारे में, तो हमने इसमें ऐड करवाया है। तो आपने सवाल पूछा तो अच्छा, थोड़ा एक और ऐड ही कर लीजिए। ये तो मैंने लिखवाया था वित्त मंत्रालय में। एक और संस्था ऐड करिए इसमें, एक और विभाग ऐड कर लीजिए, व्यय मामलों का विभाग, व्यय मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय में ही ऐड कर लीजिए। यहाँ एक अधिकारी है जिसका नाम है CGA। CGA कितने लोगों ने नाम सुना है? बस, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। अभी चूंकि हमें लगा कैसे ही अभी सुबह वाले बैच में, मतलब इससे पहले जो बैच था, बात चलते चलते CAG की बात चलते चलते CGA पे गई, तो हमें लगा कि बच्चे देख लिए होंगे। किसी ने देखा नहीं था तो हमने कराया, और हमें लगा कि ये भी देखना जरूरी है। विभागीय और भी होती है, तो सब कुछ तो देखना नहीं है, जहां से कुछ आने लायक होगा वही ना। जैसे इसमें वित्त मंत्रालय में डिसइन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट होता है, आर्थिक प्रबंधन का विभाग होता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक संस्था है जिसके बारे में पढ़ना है, इसका नाम है कंट्रोलर, कंट्रोलर जनरल, जनरल ऑफ अकाउंट्स। हिंदी में क्या कहेंगे? महालेखा नियंत्रक, ठीक है। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, CAG नहीं है, कैग नहीं है। ये 1976 में अलगाव कर दिया गया संघ के स्तर पर। इसका किसका? लेखा परीक्षण और लेखा के बीच में। राज्यों में लेखा और लेखा परीक्षण दोनों ही CAG के द्वारा होता है, जो संविधान में 148 से 151 तक है, और आप पॉलिटी में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, उसको छोड़ दीजिए। गवर्नेंस सिस्टम में मिनिस्ट्री से रिलेटेड चूंकि ये अधिकारी है, तो इसके बारे में ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए। कल जो लिस्ट तैयार किए थे वहीं पे आगे बढ़ जाइए, या आप एक नया लिख लीजिए, वित्त मंत्रालय, आगे व्यय मामलों का विभाग। एक तो ये भी सवाल हो सकता है कि CGA कहां पर है, किस चीज से किस विभाग से संबंधित है, तो क्या टिक करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें कुछ बातें ऐड कर दीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए। 1976 में
1976, हाँ इसी में आगे, सीजीए में ही आगे। ये मैं लिखवाता ही तब तक मैंने देखा तो यहाँ पे किसी ने पूछ लिया था वित्त मंत्रालय का, तो अभी यहीं से कहानी शुरू कर देते। उन्होंने तो पूछा था कि पॉइंट सब पॉइंट समझना है, वो तो समझ में आ गया ये जिसने सवाल पूछा है, और थोड़ा आगे इसमें ऐड भी कर लेना है। ठीक है, चलिए सीजीए में पॉइंट आगे, सीजीए की नियुक्ति, अच्छा क्या क्या लिखे हो 1976 में, सही लिखो 1976 में सीजीए की नियुक्ति की गई है। 1976 में 1976 सीजीए की नियुक्ति की गई है। ठीक है, दूसरा डॉट 1976 में लेखा और लेखा परीक्षण, 1976 में लेखा और लेखा परीक्षण के बीच संघीय स्तर पर विभाजन कर दिया गया, संघीय स्तर पर विभाजन कर दिया गया। ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए दो चीज है, दो शब्द हम कहते हैं, एक का नाम है लेखा, है ना, अकाउंट्स, एक है लेखा परीक्षण, या इसको हिंदी में अंकेक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकेक्षण, यानी ऑडिट, है ना। तो राज्य के स्तर पर ये दोनों काम एक ही व्यक्ति करता है ना। राज्य में कौन करेगा? कैग, सीएजी, सीजीए नहीं, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो पॉलिटी में पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप वहां पढ़ लेना। अब नाम सुने होंगे, है ना, विनोद राय जी थे तो इतना इन्फ्लुएंस हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का मामला सामने आया, ये सब बहुत सारी बातें। संघ में डिवीजन कर दिया गया है। राज्य की बात तो दोनों के लिए हो गई। अगर संघ के लिए बात करें तो दबंग पार्ट 1 में, यानी इंदिरा जी को लगा 1976 में ये दोनों अलग हो जाना चाहिए, एक व्यक्ति दोनों का काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो लेखा को बांट दिया गया। ये कौन करता है? सीएजी की सीजीए, सीजीए, वेरी गुड। तो एक नया नाम सुना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ज्यादातर पॉपुलर यही है, लेकिन ये क्या है ना, आईएएस का एग्जाम है, जब एग्जाम देने जाओगे लिखा होगा ये, और आप पढ़ के समझोगे ये लिखा रहेगा सीजीए, आपको दिखाई देगा सीएजी, और जब गलती करके जब बस में बैठ जाओगे बाद में बाहर, या ऑटो में बैठोगे अपने गाड़ी में, कैब में, तब देखोगे अरे ये क्या आया है। तो इसलिए सब बात जानना जरूरी है। टाइटल में क्या क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो गवर्नेंस भी जानना जरूरी है। संघ में सुधार योजना के तहत क्या किया गया? लेखा और लेखा परीक्षा में अलगाव कर दिया गया। तो ये एक अधिकारी बना जो लेखा का काम करता है 1976 में। ये कहां पर है? आपने देख लिया कहां पर है, किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय, व्यय मामलों का विभाग। क्यों यहां पर है? क्योंकि इसको क्या देखना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ना खर्च हो, उसको कंट्रोल करने के लिए। संघ में ऑडिट का काम कौन करता है? ये सीएजी, जिसकी चर्चा आर्टिकल 148 से 151 में है, जो आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, उसको छोड़ दीजिए, हम इसकी बात करें। ठीक है, करेक्ट। चलिए, तो ये अलगाव किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, ये भी बात समझ लेना है कि जैसे संविधान पढ़ेंगे 148 से 151, तो उसमें लिखा होगा कि लेखा लेखा परीक्षा दोनों का काम सीएजी करेगा, यानी कैग। लेकिन भारत के संविधान में संशोधन के लिए हर समय आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती है, ये भी बात ध्यान रखें। कुछ मामले आर्टिकल 3 से भी, कुछ साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत यानी 2/3 आधे से अधिक राज्यों की सहमति, और एक क्या है जो कार्यपालिका के हाथ में, आर्टिकल 77 कार्यपालक शासनादेश से। जैसे जब तक 370 एक्टिव था तब तक 35A भी एक्टिव था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने कार्यपालक शासनादेश से बनाया था। तो 1976 में इंदिरा गांधी ने सजेशन दिया, और उस समय ये निकाल दिया गया, बना दिया गया कि भाई ऐसा है कि ये जो संघ में लेखा का काम है वो सीजीए करेगा, माना जाएगा कि सीएजी ने किया। बस हो गया अमेंडमेंट लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए हमने कहा कि महिला को पुरुष, पुरुष को महिला बनाने के अलावा संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के पास सारी शक्तियां निहित हैं, और आर्टिकल 77 से एनर्जी लेके हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये संस्थाएं हमने बना दी। तो सीजीए की भूमिका के बारे में थोड़ा लिख लेना है नीचे, क्योंकि इसे थोड़ा नीचे डेप्थ में जाके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप पॉइंट में लिख रहे हैं, आपने लिखा कि 1976 में पद बना, लेखा लेखा परीक्षण का अलगाव हुआ संघ में। नीचे एक पॉइंट और डाल दीजिए, राज्यों के स्तर पर लेखा एवं लेखा परीक्षण, राज्यों के स्तर पर लेखा एवं लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण, है ना। राज्यों के स्तर पर लेखा, अकाउंट्स, और लेखा परीक्षण यानी ऑडिट, इन दोनों ही भूमिकाओं को एक संवैधानिक पदधारी अर्थात कैग या सीएजी, संवैधानिक पदधारी अर्थात कैग या सीएजी के द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। सीजीए एक संवैधानिक पद है, सही है कि गलत है? गलत है। कैसे है? कार्यकारी ये पद है, नीचे लिख दीजिए, जो कि ऑफिशियल ऑर्डर से बना है 1976। अगला डॉट, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्या बोला है मैंने? सीएजी मत लिख देना, तो इतना दिलो दिमाग में बैठा हुआ है सीएजी, है ना, ये हर जगह पता चला। मैं आप कह रहा हूं सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक, एक कार्यकारी पद है, एक कार्यकारी पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कैसा है? एग्जीक्यूटिव है, जिसकी स्थापना मंत्रिमंडलीय संकल्प से हुई है ना। इट हैज बीन केम इनटू फोर्स बाय द कैबिनेट रेजोल्यूशन, इसकी स्थापना मंत्रिमंडलीय संकल्प से हुई है। अगला डॉट, सीजीए की भूमिका
सीजीए किसकी? सीजीए। सीएजी आप पढ़ेंगे पॉलिटिक्स। सीजीए की भूमिका, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की भूमिका, महालेखा नियंत्रक की भूमिका, 2-3 बार बोल चुका हूं मैं, गड़बड़ करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। इसकी भूमिका जोर से बोलो। ये भी कोई होता है, आप समझ आया? नहीं तो सिर्फ सीएजी सीएजी चल रहा था, ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर था ना उसमें वो हट ही नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा समय लगा। अब ये भूमिका लिख, पहला डॉट डॉट देखिए एबीसीडी। ए, वित्त मंत्री को तकनीकी सलाह देना, वित्त मंत्री को तकनीकी सलाह देना, टेक्निकल एडवाइस टू द एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना? सेकंड वन। दूसरा, पेंशन भोगियों की पहचान करना, पेंशन भोगियों की पहचान करना और उन्हें संबंधित बैंक जो राजकोष के रूप में कार्यरत हैं, संबंधित बैंक जो ट्रेजरी राजकोष के रूप में कार्यरत हैं, उनसे पेंशन उपलब्ध कराना। ठीक है? देखिए हुजूर, जब आप लोग डीएम साहब बनेंगे तो ट्रेजरी के मालिक होंगे। जैसे आप राजनीतिक पदों पर जाएंगे तो 54-58 खर्च करने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप राज्यपाल बन जाइए, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी बन जाइए, चेक साइन करके दोगे, कोई नहीं पहचाने। लोग जानते हैं, पॉपुलर है, डिसीजन आप ही के हैं, आपके साइन से पैसा नहीं निकलेगा। किसके साइन से निकलेगा? आई एम सॉरी। इसीलिए आप बनना चाहते हैं। एक बार आईएएस बन जाओ, सब जगह ट्रेजरी के मालिक आप ही। जिलाधिकारी एक कितना छोटा सा पद है, वो भी जिले में जो भी होगा मंजूरी डीएम हो, करोड़ों अरबों रुपए निकलेगी, ये योजना वो योजना ऐसा। इसलिए कभी प्राइवेट कंपनी वाला तंग करे तो बताना कि तुम्हारा सीईओ भी जितना पैसा नहीं निकलता है ना उतना मैं रोज चेक साइन करता हूँ, करोड़ों अरबों का रहता है मेरे फाइल में, अभी ना देखे साइन मारता रहता हूँ, है ना? क्यों? नीचे वाले से बना के रखता है। क्यों? कोई गड़बड़ हुआ तो मैं कान पकड़ लूंगा, सस्पेंड कर दूंगा नीचे को, ट्रेजरी अफसर गया। ठीक है? अब देखोगे जब ट्रेनिंग में जब जाओगे ना कि प्रोफेशनल के रूप में, तो डीएम आपको बुलाएगा, तो आपसे कॉपी कर रहा होगा, कॉफी भी पिएगा, फटाफट करोड़ों अरबों पे साइन मार, हिस्ट्री रिवीजन है। ऐसे आप साइन मार लेते हैं, पहले मुस्कुराएगा, बाद में जब थोड़ा आपसे संबंध ठीक हो जाएगा प्रकार, तब बताएगा अंदर की बात। देखो जहां नीचे वाला साइन मारा है मतलब नीचे से चेक हो गया, ट्रेजरी में सब कुछ हुआ, ट्रेजरी अफसर ने जहां बोला जिस योजना में किया ठीक है वहां पे साइन मार दे, जहां वो छोड़ दिया वहां छोड़ देगा। ठीक है? उसमें लाल लगा देना, ये क्या है देखो, ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपको बैठे थोड़ी हिसाब जोड़ने के लिए, आप तो मालिक है। किसका काम? चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री पूछेगा, ट्रेजरी अफसर सस्पेंड कर दो, हाँ सर कार्रवाई कर दी, आपकी कुछ अंदर की बात यही है, वो इतना आसानी से अपना काम कर लेता है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल बनेंगे ना तो आपका दूसरा घर डीएम का घर ही होगा। एक स्टेटमेंट है, एडी वाला एक कमिटी थी कि the second house of the district collector, मतलब assistant collector second house is nothing but the district collector's house। तो assistant collector होता है, उसका दूसरा घर कलेक्टर का ही घर होता है, क्योंकि अक्सर उससे मेल जोल होता रहता है। प्रोफेशन में आपको कहीं बोलेगा कि ये काम करो, वैसा करो, आपको प्रशासन के बारे में बताएगा, समझाएगा, तो ये होता है। तो ये जो पेंशनर्स होते हैं, इनको साल भर में एक बार बुलाया जाता है बैंक में कि भाई जीवित हो कि नहीं हो, ये पहचानने के लिए। तो बैंक बुलाती है, बुलवाता कौन है? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इस जिले में ट्रेजरी के रूप में कौन काम करेगा? बैंक। ये भी तय तमन्ना करने का काम किसका है? सीजीए का। हर जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक है कहीं पंजाब में, बैंक ऑफ बड़ौदा है गुजरात में, हर जगह अलग अलग। जो जिस बैंक में तो थोड़ा ताकत होगा, दम होगा, मान लो कि कोई ऐसा बैंक हो जिसमें पैसा ही ना हो और डीएम साहब ने चेक साइन कर दिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक ही चेक आया है 50 करोड़ का। अब ठेकेदार बोरा लेके 10-20 जो है बोलेरो गन बंदूक लेके पहुंचा, है ना, लूटने के लिए नहीं बैंक कि सर ये दे दीजिए चेक, चेक आया उसके पास। अब मैनेजर क्या करे, इतना अच्छा को जमा करते हैं, पता करते हैं कहाँ है, तो उस बैंक में ट्रेजरी बनाओगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर होता हो, इतना अमाउंट हेवी अमाउंट कहाँ हो। इसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, कई बार जाओगे तो डाकिया कह देगा, पोस्ट मास्टर जनरल तो वहां बैठते नहीं, पोस्ट मास्टर कहेगा इतना कैश नहीं है, रुकना पड़ेगा। इसलिए लोग बहुत ज्यादा बैंकिंग का काम नहीं करते पोस्ट ऑफिस से। तो ये क्या है कि जो बड़े बैंक होते हैं, जिले का जो बड़ा ब्रांच होगा उसको ट्रेजरी के रूप में काम करना होता है, यानी सरकार की जो योजनाएं हैं उसके पैसे उसी के थ्रू निकलेंगे, और जो ट्रेजरी विभाग है वो उसका बिल बनाएगा, चाहे लोगों की सैलरी हो या कुछ भी हो, वो उसी के थ्रू निकलेगी, साइन होगा आपका, क्योंकि आप ही वहां के होंगे डीडीओ, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, है ना। इसलिए आप ये बनना चाहते हैं, बाकी राजनीतिक पदों में सब अवसर मिलते नहीं है करने के लिए। ठीक है? तो ये ट्रेजरी वाला काम। नेक्स्ट अगला डॉट, एसी, सबसे पीछे का एसी चलवाना है ना। चलिए भाई, हमने सोचा कि अकाउंटेंट जनरल के बारे में कुछ बोलोगे। अगला डॉट, सीजीए के द्वारा वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, देखिए भारत सरकार के पास कितना पैसा है एग्जैक्टली आज की तारीख में, अभी का अभी अगर जानना हो प्राइम मिनिस्टर को कि स्टेबिलिटी है कि नहीं, मान लीजिए कभी 360 एक्टिवेट करने ना ऐसा जरूरत पड़े करने के लिए, तो कौन बताएगा? सीएजी नहीं। सीएजी के बाद तो साल भर के बाद जब पैसा उड़ा लिया गया, खर्च हो गया, तब ना जांच करने को मिलेगा। ये किसको पता है? जो क्रेडिट डेबिट बैलेंस देख रहा है, यानी जिसके पास अकाउंट्स है उसी को पता है कि एग्जैक्टली कितना पैसा है, हकीकत क्या है। वो व्यक्ति सीएजी नहीं है, वो सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट,
विभिन्न मंत्रालयों या विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में आंतरिक लेखा परीक्षण, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, आंतरिक लेखा परीक्षण एक तरह का लेखांकन है। नाम क्या है? इंटरनल ऑडिट। नेचर क्या है? अकाउंटिंग का। कैसे होता है इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे सबसे टॉप पर भारत सरकार का खाता रखने वाला वो है सीजीए। क्या है फुल फॉर्म? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे जी? महालेखा नियंत्रक। और जो सीएजी होते हैं उनको कहते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो अलग है, आप पढ़ेंगे। ये किसी भी मंत्रालय या विभाग, ये मान लीजिए आप तो आप मास्टर हो चुके मंत्रालय या विभाग के, आपको पता है कि यहाँ पे कौन होता है? सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी, सचिव। सो एवरी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी इन अ मिनिस्ट्री। ये क्या है? मुख्य लेखांकन प्राधिकारी है, इसको कहते हैं चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, मुख्य लेखांकन प्राधिकारी। क्योंकि मंत्रालय में क्या खर्चा किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये किसको पता होगा? मुखिया को, संगठन के हेड को, है ना। बिहार के लोग मुखिया, वो मुखिया मत समझ लेना, जो हरियाणा राजस्थान के लोग सरपंच समझते हैं, या यूपी के लोग ग्राम प्रधान। मुखिया मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैंने बोला था। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, अंडरस्टैंड। इसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक अधिकारी होता है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का होता है, इसको कहते हैं आईएफए, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आपको मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको सिस्टम का एक पिक्चर बन जाए, रटना ना पड़े बहुत चीजें। ठीक है, एग्जैक्टली दो अधिकारी इसके जूनियर होते हैं जो सीजीए के बिहाफ पे होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, और इसके नीचे होता है कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, और सबसे नीचे पे एंड अकाउंट ऑफिसर होते हैं जो पैसे उड़ाते हैं, धन खर्च करते हैं, पे एंड अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, पैसे खर्च करने वाले अधिकारी, डीडीओस। ठीक है, सभी अगर केंद्रीय स्तर की बात करें तो संघ में लेखा का 4 तरह का नौकरी है ना। चारों के अपने अपने मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे एक है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, मान लीजिए ये रेल है, यहाँ पे भी एक सेक्रेटरी लेवल पे बैठा हुआ है, तो इसका अकाउंटेंट जनरल होगा ये जी। अगर आप जैसे मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, एक होगा इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, है ना। एक आपको मिलेगा पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो इंडियन पीएनटी अकाउंट सर्विस, एक ऐसा नौकरी है। एक नौकरी है डिफेंस का, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, और तीनों में अकाउंटेंट जनरल होते हैं, महालेखा का। और ये सभी यहीं पे अपना रिपोर्ट जमा करेंगे, तीनों के। तो मुख्य परीक्षा का जब फॉर्म भरेंगे आप तो आईएएस बनो, माइंड मत कर लेना, लेकिन जब प्रायोरिटी देना पड़ता है जॉब का, 4 तरह का नौकरी है अकाउंट का। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, और चौथा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ये मान लो कोई अलग मंत्रालय है, मतलब इन तीनों को छोड़, रेल, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को छोड़ करके है, तो इसको मान लो गृह मंत्रालय बना देते हैं। सिविल मिनिस्ट्री है, अदर देन दैट किसकी होगी? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। इन चारों नौकरी में एक तो ज्ञान की बात बता देता हूं, प्राथमिकता जब भी देना होगा तो किसको देना? सिविल अकाउंट सर्विस को, क्योंकि इसमें रहोगे तो टिकट कंफर्म ही कराते रह जाओगे बस। और रेल में अकाउंटेंट जनरल बन गई, कहानी खत्म। ये वाला मिलेगा तो बस अकाउंटेंट जनरल बन के ही हो गया, ये अकाउंटेंट जनरल एजी बन के ही हो गया। 3 सेपरेट अकाउंटेंट जनरल केंद्र में होते हैं। अन्य सिविल मंत्रालयों के लिए एक अकाउंटेंट जनरल बनाए गए हैं, जिसमें बाकी सब आ गए। तो जितना ज्यादा मंत्रालय आपके नियंत्रण में होगा, उतना ज्यादा राम अल्लाह ईसा मसीह वाहिगुरु आएगा। वैसे करना मत, लेकिन संभावनाएं रखने में क्या दिक्कत है? मोहब्बत करना, उसकी संभावनाएं ओपन रख, दोनों में फर्क है। तो कई बार मतलब रहे ऑप्शन रहे, लगे अच्छा कि हमारे पास सत्ता का अभ्यास करने का ऑप्शन है, हम करें ना करें। अब देखो, सभी अकाउंटेंट जनरल यहां भेजते हैं, कोई भी मंत्रालय का सचिव अकाउंटेंट जनरल के पास भेजेगा, फाइनली ये यहां चला जाता है। तो अगर आप इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के अधिकारी होते हैं तो क्या बन जाएंगे? सीजीए। इन सब नौकरी में रहोगे तो यहीं पर कहानी खत्म हो जाती। तो गवर्नेंस समझते, सिस्टम समझते समझते ये भी बात समझ में आ गई। इंटरनल ऑडिट जो आपने लिखा है, आंतरिक लेखा परीक्षण, ये दोनों करते हैं, ये दो, प्रिंसिपल अकाउंट एंड कंट्रोलर ऑफ अकाउंट। ये दोनों जो है ये प्रतिनिधि हैं इसके सीजीए के प्रतिनिधि हैं, जो सभी मंत्रालयों में बैठे रहते हैं और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के अफसर होते हैं। तब देखो कैसे अकाउंटिंग रखा जाता है, समझो इस बात को पूरे तरीके से जानो। जैसे किसी भी मंत्रालय का, भारत सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, मान लेते हैं कि कोयला मंत्रालय, कौन खर्च कर रहा है? कोयले की कंपनी है बहुत सारी, जैसे बीसीसीएल धनबाद में है, सीसीएल, नेवेली कॉर्पोरेशन, ये सब है। उनके पे एंड अकाउंट ऑफिसर ये हिसाब देंगे, बताएंगे यहाँ कोयला मंत्रालय को, ये गृह हटा के कोयला कर लो, इसको बताएंगे कि भाई ये खर्च हो। सीएमडी धनबाद बता रहा है, रांची जहां जहां पे है, नेवेली का वो बताया सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको क्या बोला जाएगा? पे एंड अकाउंट ऑफिस, जिसने पैसा खर्च करवाया। ये इससे ऊपर जाएगा इन दोनों के पास, ये प्रतिनिधि हैं, ये देखेंगे कि जैसे बजट था वैसे ही पैसा खर्च किया हो कि कुछ अपने मन से कर दिया होगा उधर, तो करेंगे लेखांकन का ही काम, अभी लेखा परीक्षण नहीं। उसके बाद एक वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि फाइनली सेक्रेटरी के पास जाता है, अकाउंटेंट जनरल के पास जाता है, और तब ये चला जाएगा सीजीए के पास, और ये सीजीए फाइनली सीएजी को देता है जांच करने के लिए। ये लीजिए लेखा, अब आप करिए जांच कि इसमें क्या खराबी है। यहां से कहा जाएगा सीएजी, जो आप पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में जानेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 to 151 उसमें दिखाई देता है। ठीक है, राज्यों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राज्यों में अकाउंटेंट जनरल होते हैं एक जो इसको रिपोर्ट करते हैं, और वहां के लेखा परीक्षण का अलग प्रतिरूप है। हम लोग संघ की बात कर रहे हैं तो वहां पे इस तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण होता है। ये जो दोनों है ना, यही करते हैं इंटरनल ऑडिट, जो आपने लिखा है अभी,
आंतरिक लेखा परीक्षण। ये बड़ा अच्छा नौकरी है ये, है ना। जैसे शुरू में ऐसा नहीं लगता है, जब हम आईएएस का तैयारी करते हैं तो सब लोग आईएएस बनना होता है। आईपीएस खराब थोड़ी है, आईआरएस खराब थोड़ी होता है, एक बार बन के देखोगे तब तो पता चलेगा। ये सब एक क्या कहें आप, अच्छा नहीं है, आपका इच्छा ना टूटे अभी रहता है ऐसा। इसकी जहाँ ट्रेनिंग होती है ना, आईएएस से ज्यादा वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, देखेंगे एनआईएफएम फरीदाबाद में होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, तो दिल्ली के पास है बगल में, वहां पे इसकी ट्रेनिंग होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब भी इंडिया आएगा एक ही दो इंस्टीट्यूट में जाता है, एक तो आईएसबी हैदराबाद, नाम सुने होंगे, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, एमबीए का बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट। अगर जिस दिन आपको गुस्सा आ जाए सरकार से, लगे कि बड़ा मंत्री के प्रभाव में दब गए हैं, कुछ ऐसा हो गया, चलो उस दिन लात मार दो। अगर यहाँ से 2 साल का सिर्फ प्रोबेशन हो गया है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के मेंबर हो, 6-7 करोड़ से कम का पैकेज, प्राइवेट कंपनी, बड़ी जाइंट कंपनी लाइक हैथवे इन्वेस्टमेंट, गूगल, एप्पल, है ना, ये सब कंपनी उठा के लूट के ले जाएगी आपको और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखेगी। ये इस लेवल की संस्थाएं होती। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करना, मतलब आईआईएम का एबीसी, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, ये सब जो है, इन सब में अहमदाबाद जो सुपर है, उससे भी बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनआईएफएम। अमेरिका के राष्ट्रपति 2 ही जगह भारत में आके गए हैं, ऐसी वित्तीय प्रबंधकीय प्रशासनिक संस्थानों को पढ़ाने वाली जगह पे, ये यही 2 है। जरूर इसको प्रायोरिटी में थोड़ा सा ऊपर। अब ये 3 नौकरी के नीचे अपने हिसाब से, नहीं तो जनरली बच्चे अपना शुरू वाले ऑप्शन सीख देते हैं, उसके बाद रेल समझते हैं, दिखता है रेल है, रेल को भर देते हैं और अच्छा रैंक होते हुए भी नीचे नौकरी करते हैं और यहीं बन के रह जाए। बुढ़ापे में पता चले गलती जवानी में क्या हुआ, है ना, ये बन सकते थे नहीं बने, है ना, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान। आगे पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, भूमिका सीजीए का क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स क्या क्या काम करता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक जिले में राजकोष के रूप में, ट्रेजरी राजकोष के रूप में कौन से बैंक के द्वारा कार्य किया जाना है, इसे तय करना, इसे तय करना। नेक्स्ट, भारतीय सिविल लेखा सेवा, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों का यह कार्ड नियंत्रक प्राधिकारी होता है, कार्ड नियंत्रक प्राधिकारी होता है। कार्ड नियंत्रक प्राधिकारी होता है। एक अच्छा सवाल किसी ने पूछा कि कंट्रोलर और कंप्ट्रोलर में अंतर बताइए। देखो, जो कंट्रोलर होता है ना, वो एग्जिट को रोकने का काम करता है, आउटवर्ड ज्यादा ना जाए, ज्यादा पैसा ना खर्च हो। इसका संबंध किससे है? भारत सरकार के व्यय मामलों के मंत्रालय से। जो कंट्रोलर होता है उसका इनपुट और आउटपुट दोनों में ही रिलेशन है। जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी तो आपको बताया जाएगा कि जो भी फाइनेंशियल रेट होती है या फाइनेंस बिल जो होता है 117 आर्टिकल से टैक्स लगाने का, 114 आर्टिकल से विनियोजन विधेयक जब हम पारित करते हैं तो इन दोनों के लिए विनियोजन विधेयक पारित हो जाता है तो पैसा खर्च करने का अधिकार मिलता है। तो जैसे हुआ वैसे खर्च कर रहा है कि नहीं। फाइनेंस बिल जब पारित होगा 117 आर्टिकल से तो ये देखता है सीएजी कि जैसे टैक्स लगाने के लिए कहा था संसद ने वैसे ही टैक्स लगाने की ज्यादा खून चूस रहा है, तो वो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को देखता है। कौन? कंट्रोलर। कंट्रोलर से क्या देख रहा है? आउटगोइंग, एक्सपेंडिचर ज्यादा ना हो, जैसे बजट बनाया गया है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। सीजीए में भूमिका लिख रहे हैं आप। अगला, सीजीए के द्वारा लेखांकन में सुधार के लिए संघीय स्तर पर सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये आपका एक एडिशन था जो हमें कल ही बताना चाहिए था, कल समय भी नहीं था और हमें लगा कि ये सब होगा आगे, लेकिन इससे पहले बैच से कुछ समझ में आया हमें बात, तो आज आपने पहला सवाल ये सब दे दिया। ये हो गया, आज मैं इसको लिखवाता भी आपको। वैसे इसको याद रखना है, एक ये भी व्यक्ति है, एक चिड़िया ऐसी भी है जिसका नाम है सीजीए। सिर्फ सीएजी को पढ़ के नहीं जाना है एग्जाम देने, है ना। चलो, अब एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। संघ में हम लोग काम कर रहे थे और हमने अब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देखा है, सेक्रेटेरिएट को देखा है या मंत्रालय विभाग को देखा है। जब राज्य में जाएंगे ना तो आपको थोड़ा लिखवा भी देंगे। जब मैं अभी बोल रहा हूँ मंत्रालय विभाग, अभी आपके मन में कुछ खलबली उठ रही है कि ये दोनों एक ही है कि एक नहीं है, बड़ा है कि छोटा है, सब क्लैरिटी होगी। एक दिन आएगा ऐसा जब आप इसके भी मास्टर हो जाए, सही समय पर सही बात बताइए, है ना। जब हम स्ट्रक्चरल कंपैरिजन करेंगे, अभी इतना जानना है, हमने क्या कहा था कि अभी के लिए एक ही मानिए, लेकिन एक्जैक्टली क्या है हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट है सेक्रेटेरिएट का। अब जैसे लिखा हुआ है राष्ट्रपति, मैं निकल रहा था इससे पिछले बैच में, तो एक बच्चे ने पूछा राष्ट्रपति सचिवालय ये क्या अलग होता है क्या, तो हमें भी समझ आया कि ये भी बात बताने की जरूरत है कि अलग सचिवालय के बारे में बता दिया। तो ये शब्द जहां जहां लिखा हुआ है मतलब इसकी भूमिका वही है। चाहे केंद्रीय सचिवालय लिखा हो, इसका मतलब कोई एक कार्यालय नहीं है, मंत्रालयों का समूह केंद्रीय स्तर पर, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पुराना ढिमकाना मंत्रालय, ये सब क्या है? केंद्रीय सचिवालय। ऐसे ही किसी राज्य में जाओगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। राज्यों में मंत्रालय शब्द यूज नहीं किए जाते, क्या ये शब्द यूज किए जाते हैं? विभाग, डिपार्टमेंट, है ना। तो उनको कहेंगे राज्य सचिवालय।
राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए जो मंत्रालय या विभाग जैसी संस्था है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति सचिवालय। वो अलग से कोई संस्था नहीं है अपने आप। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अलग से संस्था है, हम पढ़ चुके हैं। ऐसी ही एक संस्था है संघ में, उसका नाम है, लिख दीजिए नया चैप्टर, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। अब एक बच्चे ने ये भी पूछा ना कि बच्चे हैं तो पूछना चाहिए, ठीक है, बच्चे मन के सच्चे, मंत्रिमंडलीय सचिव और कैबिनेट सचिव एक ही होता है क्या? अब देखो ऐसा एकदम कर दोगे तो कैसे समझ में आएगा हमें क्या आईएएस की तैयारी कर रहे हो? एक ही होगा ना, कैबिनेट का हिंदी होता है मंत्रिमंडल, है ना? तो कुछ तो मतलब इसके लायक रहना पड़ेगा ना एलिजिबिलिटी। क्या है, गलत बोल रहा हूं मैं? हर बात यहाँ पे नहीं होगी। मान लीजिए कि आपको ये पढ़ाया जाए कि राष्ट्रपति भवन में कितना कमरे हैं, है ना, उसकी लंबाई कितनी है, राष्ट्रपति भवन की चौड़ाई कितनी है, अशोक हॉल है उसमें मुगल गार्डन है, तो क्या आपको बैंक रेलवे का एसएससी का एग्जाम देना है? आपको तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, यहाँ का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट और दूसरे देशों का कंपैरिजन होगा। ये नहीं होगा ना कि कितना पैसा मिलता है? इसे तो बैंक रेलवे एसएससी में होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप हल्का एग्जाम है, ये भी मत समझ। जितना नीचे जाओगे उतना टफ है। हर एग्जाम का अपना रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर दोगे, सफल हो जाओ। ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि हम आईएएस का तैयारी करें, पीसीएस तो ही जाएगा। आईएएस का तैयारी करें, एसएससी कैसे नहीं होगा? मिसकॉन्सेप्शन। धूम धड़ाके से असफल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अपना डिमांड है, अपना कॉन्सेप्ट, अपना तरीका है, फैक्चुअल होना होगा। तो ये चीज है, इसलिए हर चीज नहीं पढ़ना है। बात तो ये समझिए, पहले थोड़ा इमोशनल बैलेंस होकर करिए। कुछ ज्यादा फैक्ट बताए तो हाथ जोड़ लीजिए किसी से, है ना, ऐसा है गुरुदेव, आप ही तथ्य के गुरु रहिए। हमें जितना जानना है उतना हम जानते हैं, इससे ज्यादा अनपढ़ हो जाता है, उतना ही जानना है। हाँ, लेकिन कुछ तो इंटेलिजेंस जरूर हमें कोशिश करना चाहिए कि रहे। अब उसके लिए लॉजिक ना हो कि हमें अब इतनी भी खराब इंग्लिश नहीं रखनी है। मान लो आप ठीक है हिंदी मीडियम से हो, केरला का आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो क्या नहीं कुछ बोलोगे? क्या अभी बोल नहीं रहे हो इंग्लिश? मैसेज में लिखते हो ना, गुड मॉर्निंग, ये वो बहुत सारी बातें इंग्लिश में लिखते हो, खास लोगों को लिखते ही हो, तो बोलो भी, दूसरे को भी बोलो। कभी 5 स्टार में जाओगे तो बोलोगे प्लीज मैनेज टेबल फॉर 2 पीपल, या फ्लाइट में बोलोगे तो यहाँ बोलने लगो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करिए, हर चीज को थोड़ा अपनाइए। और ये मत सोचिए कि है ना हिंदू अखबार लेके सीधा उसका ओपेड पेज, बच्चा करता क्या है, हिंदू खोल करके उसका एडिटोरियल पढ़ने बैठ जाता है, आज हम इंग्लिश ठीक ही कर ले। वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। ओपेड पेज में जो लिखते हैं लोग, स्कॉलर होते हैं, उनके वोकैब शशि थरूर का आर्टिकल पढ़ने लगते हैं, दिन कहानी खत्म हो जाएगा आपका। इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में नहीं आता, आपका तो और दिक्कत होगा। ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए आपको जो अच्छा लगता है, यूट्यूब पे कॉफी विद करण सुनिए, इंग्लिश में होगा, रॉन्डेवू विद सिमी अग्रवाल, आप उसको देखिए। रतन टाटा का इंटरव्यू है, लक्ष्मी नारायण मित्तल का इंटरव्यू, अच्छे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू देखिए, चाहे वो फिल्म जगत से हो। नाम क्या है? रॉन्डेवू विद सिमी अग्रवाल, टाइप करिएगा ऐसा, है ना। उसका स्पेलिंग होता है रेंडेजवस, पढ़ा जाता है रॉन्डेवू, है ना। रेंडेजवस का मतलब होता है एक मीटिंग, एक खास मुलाकात। आप तो जानते ही हैं ये सब बात, समझते ही हैं, है ना। मतलब वो सिर्फ 14 फरवरी को नहीं होता है, उसके बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो रॉन्डेवू विद सिमी अग्रवाल एक तरह का इंटरव्यू है, ठीक है। अब दृष्टि आईएएस के बहुत सारे इंग्लिश के इंटरव्यू हैं, उनको देखिए, उससे भी इंप्रूवमेंट होगी। और आपको जो पसंद है, मान लीजिए आपको फैशन पसंद है, पढ़िए थोड़ा फैशन वाला पेज पे कुछ पढ़ लीजिए, स्पोर्ट्स स्टार पढ़ लीजिए, डिफरेंट वोकैब्स थोड़ा सा डेवलप करिए। मोबाइल में होते हुए भी डिक्शनरी छोड़ दीजिए, इतना नहीं हो पाता है, कुछ चीज प्रैक्टिकल होना है। छोटी डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी ऐसी छोटी वाली पॉकेट डिक्शनरी 5-6 खरीद लीजिए, जहां उठते बैठते रख लीजिए, तकिया के बगल में, टेबल पर, बाथरूम में, इत्यादि इत्यादि। कहीं पे भी कुछ याद आया, कौन देखने वाला है, उठा के कोई कोने में रख लो। कुछ वर्ड याद आया, कुछ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसी में वहीं पे कुछ पढ़ लो, ऐसा। इससे इंप्रूवमेंट होगा। बच्चा इंग्लिश सुधारने चलता इतना बड़ा वेबसाइट खरीद के लाता है, या ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी इतना बड़ा, जो उठाने से हाथ में दर्द हो जाए, किसी भी चीज में आती करने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं उनका भी पॉकेट डिक्शनरी से काम चलेगा। तो मोहब्बत से धीरे धीरे इंग्लिश भी इंप्रूव करिए, ठीक है। कुछ एक आधा आर्टिकल वैसा भी पढ़िए, इतना नफरत नहीं करना चाहिए, है ना। इसको ना पढ़ें, ऐसा ना करें। तो मसूरी जाओगे कल को, वहाँ इंग्लिश में ही होगा एग्जाम, लेक्चर भी इंग्लिश में, और लड़ ही जाओगे कि नहीं हम हिंदी का है, तुम मुझे खुद दो मैं तुम्हें पसीना दूंगा टाइप का। तो लोग करवाएंगे आपके लिए हिंदी में, लेकिन नाम हो जाएगा आपका कि किसने करवाया। इतना भी नाम कराने का क्या जरूरत है? और जो भी क्वालिफाई कर जाता है, जब वहां से गुजर जाता है, तो ये हिंदी इंग्लिश का अंतर खत्म हो जाता है। आपके बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे हिंदी में, पढ़ेंगे किसी के बच्चे नहीं। अब उनको प्रिंसिपल से बात करना होगा तो नहीं बोलोगे, तो बोलोगे ना, कुछ तो बात करोगे। कब होगा ये दिन, कब आए? रोज एक इंटरव्यू देखो, रॉन्डेवू विद सिमी अग्रवाल, आज जाकर रतन टाटा का देख, लक्ष्मी निवास मित्तल का देख, है ना, अमिताभ बच्चन का देखो, इंग्लिश का इंटरव्यू होता है, अच्छा होता है। दृष्टि आईएएस का डेली एक इंटरव्यू देखा करो, ठीक है। अब ये एक संगठन है जिसके बारे में हमें बात करना है, वो ये है क्या क्या हमें सीखना है इसमें। सबसे पहले व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट, हाउ एंड व्हाई, क्या, क्यों, कैसे, एक जनरल कॉन्सेप्ट हमें जानना है। उसके बाद ये हमें समझना है इसके फंक्शंस, इसकी भूमिकाएं क्या है ना, इसकी भूमिका, रोल एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। इसके बाद हमें इसके इश्यूज को देखने हैं। इश्यूज या मुद्दे को पढ़ना है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ ही ये देख लिया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय कैबिनेट सचिवालय की शक्तियों को सीज कर लेता है, ले लेता है। सरकार के अध्यक्ष के रूप में और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए जब प्रधानमंत्री पीएमओ से ही सहायता लेने लगते हैं, तो क्या होते हैं, पीएमओ शक्तिशाली हो जाता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय थोड़ा कमजोर होता है। हमने ये भी देखा है कि मंत्रिमंडलीय सचिव को बाद में प्रधान सचिव बनाया। वीजी देशमुख का नाम आप जानते हैं, राजीव गांधी के बारे में आप सुने हैं, है ना, ये सब है।
ये दो एरिया में काम करना है। और आज की जो क्लास है वो जो अभी होगी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के नहीं, गवर्नेंस के भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया था कि सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, जबकि लिखा हुआ था प्रधानमंत्री। 2015 या 16 में आया हुआ सवाल। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। लिखिए, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का गठन। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का गठन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हुआ है, जब हमने अपना संविधान लागू किया। 26 जनवरी 1950 को हुआ है। थोड़ा समझ लेते हैं कि पावर ट्रांसफर कैसे हुआ। स्वतंत्रता से पहले गवर्नर जनरल या वायसरॉय होते थे और इनके कार्यकारी परिषद थी। ध्यान दीजिए, कार्यकारी परिषद, करेक्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे। इसके साथ साथ प्री इंडिपेंडेंस की बात है, 4 विभाग होते थे, वही जिसके बारे में आप बात कर चुके हैं। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यानी नॉर्थ ब्लॉक में 2 मंत्रालय बड़े, यानी वित्त और गृह। साउथ ब्लॉक में रक्षा और विदेश। और ये 4 विभाग पोर्टफोलियो सिस्टम के बाद से थे। आंशिक रूप से शुरुआत 1853 से हो गई थी, लेकिन 1858 से पूरे तरीके से 4 विभाग दिख रहे थे। और जब हम आजाद हो रहे थे तो कितने विभाग हो गए बढ़ के? 18 मंत्रालय ऑब्लिक विभाग हमें मिले कब? 15 अगस्त 15 अगस्त 1947। ठीक है, आज की तारीख में कितने हैं? तो 100 से ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ कह नहीं सकते। और पीएम को जितने देर जैसे हमें कहने में लग रहा है इतने देर में बन जाएगा नया। संसदीय प्रणाली में आर्टिकल 77 से प्रभावित होते हुए कार्यपालिका के पास असीम शक्तियां हैं कोई विभाग या संगठन खड़ा करने के। अध्यक्षीय प्रणाली में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति को वक्त लगेगा, उनको सीनेट से कंफर्म करना होगा, विधायिका की सहमति लेनी पड़ती है ना। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को अगर मन करे, नहाने समय भी याद आ जाए कि एक मंत्रालय बना दे, क्या आइडिया आने का है, बस तुरंत हो जाएगा। कपड़ा पहनते पहनते ऑर्डर गया और विभाग बन जाएगा। उसके लिए लोग काम करने लगेंगे, लग जाएंगे। आर्टिकल 77 है तो राष्ट्रपति के लिए कि संघ में शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा, रूल मेकिंग पावर। 77(3) खास करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 166 आर्टिकल राज्यपालों के लिए, राज्यों में शासन करने के लिए नियम बनाएंगे, रूल मेकिंग पावर। 166(3) से यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, लेकिन ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की सलाह से केंद्र में और राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह से होता है। तो जब भी इंडिया ईयरबुक आप देखते हैं उसी में बिलीव करिए, है ना। जैसे जब आपको इंडिया ईयरबुक, भारत नाम का एक किताब आता है पब्लिकेशन डिवीजन का, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें राजनीतिक संरचना वाले चैप्टर में लिखा होगा कि इतने तारीख को, कोई एक तारीख लिखा होगा, इस तारीख को कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत निम्नलिखित तरीके से मंत्रालय और विभाग देखने को। जब तक कि अगला ना आ जाए तब तक वही आपके लिए मूल रूप से आधार है। ठीक है, ये बात, क्योंकि हम लोग इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में पब्लिश करते हैं, अभी इसको माना जाता है। और यहाँ पे क्या था भाई, गवर्नर जनरल के लिए एक इनके निजी सचिव का कार्यालय हुआ करता था, है ना। और यूके में एक व्यक्ति बैठते थे, इनको राज्य सचिव कहते थे, राज्य सचिव। जैसे ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं उनके कैबिनेट में एक व्यक्ति होता था, मिनिस्टर्स फॉर द इंडिया अफेयर, भारत सचिव मामलों का एक मंत्री वो होता था। ये सारे पावर ट्रांसफर होकर कहां कहां कैसे आए। अब ये तो जो भारत सचिव हुआ करते थे ये राष्ट्रपति के रूप में दिखाई देते हैं। गवर्नर जनरल को जितना पावर था ये एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास शिफ्ट हो गया। लेकिन पीटी में आए कि कार्यकारी शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति ही टिक करना है औपचारिक रूप से आर्टिकल 53, लेकिन वास्तविक अर्थों में किसके हाथ में है? नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, ये जो आप पढ़ रहे हैं वहां पे आ गई मंत्रिमंडलीय सचिवालय, यहां ये पावर शिफ्ट हो गई। ये जो 4 विभाग आप देख रहे हैं जो बढ़ बढ़ के 18 हुआ, यही क्या है आज इसको क्या बोलते हैं जी? केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बार बार बोला हूं ये बात कि केंद्रीय सचिवालय कोई एक संगठन नहीं है, है ना। केंद्रीय सरकार के स्तर पर जितने मंत्रालय या विभाग हैं उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय सचिवालय। अंडरस्टैंड? ये मामला शिफ्ट हो गया कहां पर? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और आप इसके मास्टर हो चुके हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस तरीके से ना गवर्नेंस का ट्रांसफर धीरे धीरे नए नए संगठनों में हमारे पास हुआ। तो ये डायग्राम एक ड्रॉ कर लीजिए और नीचे लिखना जारी रहे। आपने भी कोई है जो +2 ही किए हुए हैं अभी और तैयारी कर रहे हैं? कोई है? हाथ उठाइए। सर माने मतलब कोई चिंता की बात नहीं, मतलब मैं खा नहीं जाऊंगा, है ना। कोई है ऐसे सिर्फ जो +2 किए हुए हैं? ठीक। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है? हाथ उठाइए।
1 2 3 4 मैक्सिमम ऐसे लोग पीछे बैठे हैं। तो ये एक पैटर्न, एक आप भी हैं। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनका पीएचडी है, पीएचडी हो चुका है? एक बार और शायद मैंने पूछा होगा 21वीं सदी के कितने लोग हैं जन्मे हुए, मतलब 2000 या उसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है, कितने लोग यहाँ पर चल रही है? 21वीं सदी के जन्मे लोग 2000 ऑनवर्ड्स, पीछे वाले तो होंगे ही, मैं उनको समझ रहा हूँ। उठाओ उठाओ उठाओ, थको मत, थकना मना है। इधर इधर सही, कम है संख्या में, ठीक है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमें लगता है कि 5 to 10% ऐसे लोग भी हैं। ठीक, अच्छी बात है। इससे थोड़ा समझ में आ जाता है ना कि किस तरीके से ड्राइविंग करना है ना। ये बात थोड़ी जरूरी है उस बात को भी बताना, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसी पे मैं बोल रहा हूँ, वहाँ फ्रीक्वेंसी थोड़ा यहाँ से जा रही है फ्रीक्वेंसी, उधर से रिसीविंग फ्रीक्वेंसी इधर है, तो इधर कितने भी ठीक होगी काम हो जाएगा ना। थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे कर लिया जाएगा ताकि यहाँ से भी बात समझ में आ जाए, ठीक है। और कोई बात नहीं, अच्छी बात, लिखिए पावर ट्रांसफर। हाँ जी, हाँ सर, प्लीज प्लीज। हो गया होगा। चलिए पैराग्राफ छोड़ करके लिखे। गवर्नर जनरल पब्लिक वायसराय के कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद से सत्ता का स्थानांतरण करते हुए मंत्रिमंडलीय सचिवालय की स्थापना हुई। फुल स्टॉप। यद्यपि इसके राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, किंतु इसकी स्थापना से लेकर लंबी कालावधि तक यह स्पष्ट नहीं था कि इसका दर्जा क्या है, है ना। तो स्टेटस क्या है, मैंडेट क्या है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, किस लेवल का है, समझ नहीं आ रहा, इसका दर्जा क्या है। किंतु कामकाज की नियमावली कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, कामकाज की नियमावली। आप जानते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, आर्टिकल 77(3) से प्रभावित होते हुए कामकाज की नियमावली 1961 के तहत इसे इसको चला दीजिएगा थोड़ा, ये वाली आप लोगों ने बंद कराई, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर में बंद कर देते, थोड़ी देर बस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत इसे अब मंत्रालय / विभाग का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। चलिए, पीटी में अगर सवाल आता है कि कैबिनेट सचिवालय का दर्जा निम्न में से कैसा है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह अर्ध न्यायिक संगठन है, यह एक विनियामक प्राधिकरण है, तीनों गलत है। ढूंढना है 3-4 चीज, कार्यकारी संस्था है, या मंत्रिमंडलीय संकल्प से गठित संस्था है, या कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 1961 से गठित संस्था है। ये तीनों ही नहीं है तो क्या ये लिखा हुआ है कि इसका दर्जा मंत्रालय या विभाग के जैसा है, उसको टिक मार दें, ठीक है। यूपीएससी खास करके ये सब अनकन्वेंशनल काम करती है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी मंत्रिमंडलीय सचिवालय, तो जैसे हम लोग जानते हैं, दिमाग में है कि मंत्रालयों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, ये सुने, ये व्यवहारिक बात सुने, कहाँ लिखा है ये, संविधान में कहीं है?
कहीं नहीं है। तो कौन मंत्री क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक्चुअल में ये कैबिनेट सचिवालय करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी का काम। हाँ, ये अलग बात है कि इसके भी राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन हम वो समझ के एग्जाम पास नहीं कर सकते ना, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा लाइन। तो हमारे कंडीशनिंग ठीक होनी चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए हम डिटेल से चीजों को समझें और जानें। हमने देखा कि क्या है, क्यों है, कैसे है ना। कार्यकारी संगठन हो, मंत्रिमंडलीय संकल्प से गठित संस्था हो, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल से हो, या मंत्रालय विभाग, ये ढूंढना है ऑप्शन में। ठीक है, पैराग्राफ छोड़िए। मंत्रिमंडलीय सचिवालय की भूमिका, हमें भूमिका पढ़नी। मंत्रिमंडलीय सचिवालय की भूमिका, हाँ सब हेडिंग है, उपशीर्षक है, सब हेडिंग है ना। भूमिका डैश दे दीजिए और पहले बात समझिए, है ना। देखिए, मूलतः 3 काम ये करता है, चौथा नहीं करता है। 3 में बहुत चीज समाहित है। जब हम लिखेंगे तो हम माइक्रो पॉइंट पे लिखेंगे, क्योंकि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ भी उठा करके डालते हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग को लिखेंगे। मूल बात 3 है। जस्ट द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज व्हाट, ओरिजिनेटिंग द डिपार्टमेंट। विभाग, मंत्रालय या संगठन के उद्भव के लिए यह काम करता है। नए नए विभाग, मंत्रालय, ये सब बनाना कैबिनेट सचिवालय का काम। जैसे मान लीजिए जल शक्ति का मंत्रालय बना है ना, तो इसी ने बनाया है ना। जो आर्टिकल 77(3) है, जिसके तहत हम नियम बनाते हैं कि कौन से संगठन होंगे या नहीं होंगे संघ में, उस पर भी प्रशासनिक सहायता मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग द डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज अमंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एट द यूनियन लेवल। संघ के स्तर पर जितने विभाग या मंत्रालय हैं, इनके बीच में समन्वय करना, गतिविधियों के बीच समन्वय करना। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन फॉर द कैबिनेट एंड अदर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कैबिनेट कमिटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रशासनिक सहायता देना किसको, मंत्रिमंडल को या मंत्रिमंडल से संबंधित अन्य संस्थानों को, जैसे मंत्रिमंडलीय समिति हो गई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप हो गया, कुछ भी कैबिनेट से रिलेटेड। तो 3 काम दिमाग में बैठा लेना है। संगठन का उद्भव, ओरिजिनेटिंग द डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटिंग द डिपार्टमेंट, समन्वय, एक ये जरूरी काम, और तीसरा प्रशासनिक सहायता। अब थोड़ी गहराइयों में चलते हैं, यही 3 नहीं है, इस 3 में मतलब एक एक में बहुत सारी बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे ये जो विभाग या फलाना ढिमकाना बनता है, कैसे बनता है, जो भी जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, नए मंत्रिपरिषद का जो शपथ ग्रहण का जो समारोह है ना, उस शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मंत्रिमंडलीय सचिवालय करता है। ठीक है, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में होगा, मतलब अशोक हॉल में होगा, या राष्ट्रपति भवन के गेट पर होगा, या रामलीला मैदान में होगा, या कहाँ होगा, ये सब तय तमन्ना करने का काम मंत्रिमंडलीय सचिवालय। कौन आएगा, जैसे आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार में सार्क के सारे लोगों को बुलाया, स्टेट हेड को। उसका ड्रेस कोड क्या होगा, बंद गला सूट पहन के आना है कि क्या करना है, कौन होंगे, कितने होंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, ये सब यही तय करता है। जिसको भेजा जाएगा इन्विटेशन वही आए, बस। नंबर 1 एक व्यक्ति है जो हम नाम पुकारता रहता है, वो है कैबिनेट सचिव। भारत में 11वें नंबर का व्यक्ति है, मतलब पावरफुल लोगों की बात करें, 1 2 3 4 10 के बाद जो आता है 11 नंबर का, प्राथमिकता के क्रम में, है ना। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मूल बात है, राष्ट्रपति सबसे बड़े, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, है ना। उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से सब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें लोकसभा के अध्यक्ष या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बराबरी के लोग हैं। 7वें नंबर पर मुख्यमंत्री वगैरह, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रमोद कुमार मिश्रा जी, ये सब उस लेवल पे है ना। ये 11वें पे आता है। 11वें नंबर पर इसके बराबर का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। यूपीएससी को बड़ा प्यार है महान्यायवादी से, एक आध सवाल पूछते रहते हैं है ना, महान्यायवादी, प्रारंभिक परीक्षा। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी 11वें नंबर का व्यक्ति है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हम कहाँ बोलते हैं, गवर्नर तो बड़ा ऊपर है, तो प्रधानमंत्री के बाद गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ कहते हैं, यूटीज में हर जगह नहीं कहते, 2-3 जगह कहते हैं। एक तो दिल्ली में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, पुडुचेरी में या पौंडीचेरी में एलजी, और कहाँ कहते हैं, अब जम्मू कश्मीर में भी बोलने लगे हैं, अब अंडमान निकोबार में भी हम बोलते थे, है ना। और बाकी जगह जैसे चंडीगढ़ में, और जब एडमिनिस्ट्रेटर सब यूज किया जाता है, प्रशासक, अंडरस्टैंड। तो ये है, तो ये मतलब एलजी के बराबर का व्यक्ति है, एलजी, अटॉर्नी जनरल और कैबिनेट सेक्रेटरी, 11वें नंबर का व्यक्ति। तो कई बार ये लिस्ट वगैरह आप गूगल करके, कई चीजें एक होती है कि मतलब परेशान होकर पढ़ना, एक मोहब्बत से पढ़ना, भाई आप आईएएस बनेंगे तो क्या क्या बन जाएंगे ऐसे। देखिए आपकी सबसे बड़ा व्यक्ति कहाँ जाता है, कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसे पढ़े तो याद ही रह जाएगा, थोड़ा मन लग जाएगा उसमें, कभी आ जाएगा एक लाइन लिखा हुआ तो काम हो जाएगा, है ना। पहला कैबिनेट सचिव कौन था देख लें तो एनआर पिल्लई मिल जाएंगे, अभी कौन है तो राजीव गौबा मिल जाएंगे। तो इंटरेस्ट से भी पढ़ना चाहिए, शौक उत्पन्न करना। एक बार कभी श्रीलंका के ट्राइबल के बारे में पूछा था, है ना, कि कौन से थे जो हनुमान के भक्त थे वहाँ पे, उनका कल्चर कुछ इस तरह का। ऐसे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। तो कुछ चीजें, कुछ बातें आप जैसे पढ़ाई के दौर में ना, जैसे कुछ क्लास के साथ जो डिस्कशन सुनते हैं, आपकी जो अपनी अवेयरनेस है, उससे जो बहुत कुछ आपकी थॉट प्रोसेसिंग होगी, उससे भी प्रश्न के उत्तर बनते हैं। अब देखो, कोई जैसे कि जो हमारे शासक होते थे, उनसे अंग्रेजों की जो सेना थी या वो कैसे वो हरा देती थी, ये एक सवाल है मेंस में इस पर।
तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं एकदम इसी चैप्टर का नाम लिख के आप पढ़ते होंगे, हैं? लेकिन ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है पढ़ते पढ़ते, कुछ बातें करते करते, शिक्षक के डिस्कशन से। इसी तरह से ये एग्जाम जो है ना, इसी नेचर का है। क्या पूछेंगे, कैसे करेंगे, वो कह नहीं सकते। तो प्रोसेसिंग करनी जरूरी होती है विचारों की, विचारधाराओं की। उसमें ये बहुत जरूरी है कि मन से इसको समझें। तो कैबिनेट सचिव जो है वो नाम पुकारता है और मंत्री अपना शपथ ग्रहण पढ़ के जाके वहां साइन करते हैं उसके रजिस्टर में। अगर आप साइन नहीं किए ना, तो मंत्री आप हैं कि नहीं कह नहीं सकते, है ना। जैसे आप यूजुअली ऐसा समझते हैं कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो वह कानून बन जाता है। नहीं, पूरा सच्चाई नहीं है, पूरी बात सही नहीं है। बनता है, पूरी बात नहीं है सही। जब तक उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में पब्लिश ना कर दिया जाए, अधिसूचित ना कर दिया जाए, नोटिफाइड ना हो जाए, तब तक ये इसके इरादे कुछ ठीक है। अच्छा, ये तो खतरनाक नहीं, कोई बात। तो इसी तरीके से मान लीजिए किसी मंत्री ने शपथ ग्रहण पढ़ लिया और पढ़ते समय प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं, पढ़ के चले गए हैं वो, तब तक कोई पार्टी के लोग आके कान में बोल दिए कि बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, 50-60 केस है इस पर। कई बार ऐसा हो जाता है, गलती से हो जाता है। बिहार में एक मिनिस्टर थे, बन गए थे, लॉ ही मिनिस्टर बन गए, बाद में पोर्टफोलियो हटाना पड़ा, हो जाता है। दिल्ली में भी हुआ है। और ऐसा कब होता है? गठबंधन में, जब दिल बेचैन रहता है ना, क्या करें क्या ना करें। भारत सरकार में भी एक मंत्री ऐसे बनाए गए थे, उस समय एचडी देवेगौड़ा साहब की सरकार बनी थी, जिन पर कम से कम 54 क्रिमिनल केस था, रेप और मर्डर, ये वो। पुलिस का बनाया, पोर्टफोलियो क्या दिया गया था? गृह विभाग, गृह राज्य मंत्री के रूप में शपथ करवाया गया। बिहार से आने वाले, नॉर्दर्न बिहार के एक मंत्री। जब ये बात पता चली बाद में, तो बाद में हटाना पड़ा। इसमें क्या होती है, बदनामी हो जाती। अब जैसे आज की जो सरकार है, यहाँ तो कोई संभावनाएं नहीं। यहाँ तो जिसको देहाती भाषा में कहते हैं ना, कपड़ा खींच के, धो के, ठोक ठेठा के, पता करके कि एकदम सही है कि नहीं, वरना तुरंत चलो अजनबी बन जाए, किनारे लगते जाओ ना। बहुमत वाली सरकारों को ज्यादा टेंशन नहीं होता है ना। बिहार में भी जो मैं कह रहा हूँ गठबंधन की वजह से, वहां पे तो लिस्ट आ जाता है कि इसको बनाना है। अब आप उसका नाम भी नहीं सुने होंगे, नहीं करेंगे तो आपका टाइप ही नहीं चल पाएगा, इसमें दिक्कत होती है। तो कई बार क्या है, जब तक वो साइन ना हो जाए, औपचारिक रूप से मंत्री आप नहीं कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति के साइन से सिर्फ कानून नहीं बनता, अधिसूचित ना हो जाए। जैसे पंचायती राज का कानून 1993 से है, 1920 में ही हो गया था, अधिसूचित नहीं हुआ, नहीं बना, ठीक है। ऐसी ढेर सारी बातें। तो वो बुलाता है एक एक करके मंत्रिमंडलीय सचिव, ठीक है। उसके बाद मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा ये कैबिनेट सचिव के द्वारा होता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय ये करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री का फैसला है, अंत में डील कौन करेगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? कार्यकारी शक्तियां एक्चुअल में राष्ट्रपति के पास है। आप जानते हो कि प्रधानमंत्री की तरफ से होता है सब कुछ, तो मंजूर प्रधानमंत्री ही है, संसदीय प्रणाली है तो। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझनी है। तो कौन सा मंत्री कितना भूमिका होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तय करता है। अब आप इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पर मत समझिए, डीप में एग्जाम्पल से जाकर समझिए। मान लीजिए कि कोयला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला। अब आपने किसी को कोयला विभाग दे दिया, अब मंत्री मन में ही खुश है अंदर अंदर कि अब कोयले का ठेकेदारी मैं ही दूंगा, कोयले का आयात निर्यात मैं ही करूंगा, है जो भी होगा कोयले के बारे में मेरे ही द्वारा होगा। कितने लोग बेरोजगार हैं, कौन कौन पार्टी को कितना कितना देना लेना है, मन में रखा है, लड्डू फूट रहे हैं उसके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कैबिनेट सचिव बुलाएगा, सर आइए बैठे, एक एक करके बुलाता है। जब शपथ ले लोगे ना, तो राजघाट के बाद एक एक दिन का ड्रिल होता है लोगों का। बुलाएगा कि सर आप ये नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये आपका काम है, ये आपका काम नहीं। अब जैसे कोयला देखिए, बाकी रूटीन काम देखिए कोयले का, लेकिन जो मैंने कहा जहां से राम अल्लाह ईसा मसीह वाहिगुरु आते हैं, वो काम उठा करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में दे दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ना, इसके पास वात भट्टी है, कोयले की जरूरत इसको है, तो कोयले का बिजनेस, डीओ का बिजनेस जो होगा वो स्टील हेवी इंडस्ट्री को दिया गया है। बता देगा कि सर ये आपके हाथ में नहीं आता है, और उसका तर्क दे दें। ये तो हमें प्रधानमंत्री ही, तो समझाने वाला यही रहता। और फिर आपके पास कोई तर्क नहीं रहता कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, आपके पास कोई चॉइस होती नहीं, या तो चले जाइए या जो कहा जा रहा है वो करिए, क्योंकि प्रणाली संसदीय है, सत्ता एक ही जगह है। और अगर बहुमत की सरकार है, अजनबी बनने में देरी लगने वाली है नहीं, समझ गए। ये सारा डील यही करता है व्यक्ति, बुला बुला के समझाता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। इसलिए आप सुनते रहते हैं कि कुछ मंत्री ऐसे हैं वैसे हैं, कभी मतलब आप समझ ही रहे हैं, गडकरी जी का मंत्रालय तो कभी कुछ तो कुछ चलते रहते हैं मीडिया में हवाएं, है। लेकिन होगा वही जो मंजूर कैबिनेट सचिवालय होगा, है ना। जो कह देगा कैबिनेट सचिव वही करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सोचिए कितना पावरफुल पद है, आईएएस का सर्वोच्चतम पद। इतनी भूमिकाएं इसकी हैं, ठीक है। लिखना शुरू करते हैं एक एक करके। पहला भूमिका में पहले लोकसभा के चुनाव के उपरांत, लोकसभा के चुनाव के उपरांत मंत्रिपरिषद को स्थापित करने हेतु शपथ ग्रहण समारोह का संचालन
शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मंत्रिमंडलीय सचिवालय। मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा होता है। ठीक है। तो आपसे पहले बैच में एक बच्चे ने लिख के एक प्रेम पत्र भेजा कि सर प्रधानमंत्री ना करते हैं बंटवारा। करते तो हैं वही सब, इसके भी राजनीतिक प्रमुख वही हैं, लेकिन वो एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा। निम्न में से सही कथन का चुनाव करें, और अगर ऐसा लिखा होगा ना तो प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसको नाम मान के मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ठीक है। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था कि सभी कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है, लिखा हुआ 2015-16 का सवाल था। नहीं होती ना, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 53 देखो, पीटी में औपचारिक रूप से बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें जहां लिखी हुई, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कोई ऐसे आर्टिकल हैं जिस पर ये बात लिखी हुई है? ये कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन है, रूढ़ियां हैं, प्रथा परंपरा रूढ़ियों की वजह से होता है। एक्चुअल में जब उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे आएंगे कि एग्जीक्यूट कैसे होगा, करता कौन है, कौन बताता है, मतलब किसके यहां से अधिसूचना जारी होती है। जैसे मान लो मिस्टर एक्स शपथ लेते समय तो सब लोगों ने शपथ ले लिया, अब किसको क्या मिला ये कौन बताएगा? वही माना जाएगा ना विभागों का बंटवारा। अगले दिन एडवर्टाइजमेंट आएगा, अधिसूचना जारी होगी, कौन से विभाग या मंत्रालय की होगी? मंत्रिमंडलीय सचिवालय की। मिस्टर एक्स कोयला, मिस्टर वाई फलाना, मिस्टर वाई जेड ढिमकाना, ये सब लिखा हुआ मेरे मंत्रिमंडलीय सचिवालय। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट मिलता है। ग्रांट एक ही तरह का थोड़ी होता है, जैसे बजट तो एक शुरुआत है। ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है, एक्सेस ग्रांट होता है, एडिशनल ग्रांट होता है, वोट ऑन क्रेडिट होता है सर, आर्टिकल 115, 116, और फिर सितंबर के महीने में दे दिया जाता है पैसा। राजनेता का बात पे बिलीव किया जाता है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है। बनवाए हैं, कहाँ दिक्कत है कि नहीं बनवाए हैं, बहुत ही इफिशियंट मंत्री है। अरे भाई, तो यही सप्लीमेंट्री ग्रांट आता है ना, उसको कहते हैं अनुपूरक अनुदान, है ना। अनुपूरक अनुदान से पैसा आता है। ऐसा नहीं कि वो संसद नहीं देती है, वो बाद में देती है, लेकिन अपने तारीफ में लोग बोलते हैं। देखो, यही सब सीखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस यही, अम्ब्रेला के साथ रहना है, ये अम्ब्रेला से बाहर जाना। तो ये सब जो आवाज निकलती है ना, इसी से कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए पिछले कुछ दिनों में। समझ गए बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गया तो ठीक है। अब ये शब्द मैं नहीं बोलूंगा, हटा दिए गए चाहिए है। अच्छा, इससे भी ज्यादा कल परसों कुछ और बोलोगे तब क्या होगा? कुछ सलाहकार भी तो होते हैं, तो ऊंचा बैठा दिया जाएगा कि इनको बड़ा ज्ञान है, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनको यहां बैठाए, हाँ स्थापित, उसका एक समूह है, वहां स्थापित हो जाए। राजनीति और प्रशासन दोनों दो तरह की चीजें होंगी। जब भी आप इसको मिक्स करेंगे ना, बड़ा कष्ट होता है। ये भी बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाते। अरे हम कहाँ मान रहे हैं आप? उनके बहुत अच्छा मंत्रालय है भाई, जितना फास्टेस्ट रोड मेकिंग वो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन बोलना नहीं है ना। अच्छा काम करना, बोलना क्या है? बोलना क्या है? किसके नेतृत्व में? बस ये बोलते रहिएगा तो ठीक रहिएगा, नहीं तो आप समझ ही गए हैं बात, है ना। ज्यादा मत बुलवाया करो, आगे बढ़ो। राजनीति अगला पॉइंट क्या लिखे भाई? अभी विभागों का बंटवारा। तीसरा, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 77(3), संविधान के अनुच्छेद, आप लोग भी जब जॉब में जाओगे ना तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे आप हमेशा ये बोलोगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद कुछ नहीं बोलना है ना, मन ही में रख लेना है ये बात। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो अच्छा काम किया उसका फोटो खींच के फेसबुक पे लिखते रहे, धीरे धीरे हो जाएंगे पॉपुलर, है ना, धीरे धीरे हो जाएंगे सिंघम, और फिर होगा कि चीफ मिनिस्टर को नजर पड़ जाएगा कभी, फिर वो सोचने लगेगा कि भाई म्यान में तलवार तो एक ही रहेगी ना। यूपी की एक महिला IAS अधिकारी थी, डेली अपना फोटोग्राफ लगाती थी, तो सोचना पड़ेगा कि आपको मॉडलिंग में जाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या हुआ फाइनली? तो देखिए, मैंने पहले दिन आपको कहा था कि सरकार में क्या होता है, निकल रहा है तब हाथी भी निकल रहा है, चूहा भी फंसेगा जिस दिन फंसना हो। तो इसमें भी आपको पर्दे के पीछे इम्पर्सनल, है ना, और एनोनिमस तरीके से रहना, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रहना। बोलना नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करके बोलना, बस क्या कहते हैं उसको कि तो दूसरे का नेकी करो कुएं में डाल। हाँ, ये अगर सोचोगे कि हाँ ये हमने किया, इतना करोड़ हमने लगा दिया, हमने ऐसा किया वैसा किया, तो समझो ज्यादा दिन करियर नहीं है। समझ गए?
प्रशासन में भी उतना ही आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें मत आओ फिर, या तो पर्दे के पीछे वाले नौकरी में मत रहो, या अगर इसमें आने का मन है तो एकदम शुरू से ही भाव अपना, कोई तारीफ भी करे तो हाथ जोड़ दे, ऐसा है मैं बहुत छोटा आदमी, साधारण आदमी। अमिताभ बच्चन से सीखिए ना। अमिताभ बच्चन एक नाम नहीं है, कॉन्सेप्ट है, सीखिए आप लोग। एक व्यक्ति जो 70s में भी इतना काम कर रहा है, क्या लगता है पैसा नहीं होगा? नहीं तो चाय नहीं पी पाएगा अगले दिन नेहरू घर में आके, हैं? इसलिए काम थोड़ी करें, जिंदगी है, ये फिलॉसफी है, काम करते करते एक्सपायर हो जाए इसे देखिए, ठीक है। अब आप देखिए कि छोटे छोटे डायरेक्टर, 30-35 साल के डायरेक्टर को भी सर बोलना, टाइम पे आ जाना, 4 बजे लगाया है सुबह में, कोई ऐसा मामला है शूटिंग का तो 3:45 बजे से आके अमिताभ बच्चन जैसा पर्सनालिटी खड़ा है, डायरेक्टर का हिम्मत है कुछ बोल देगा उस लेवल के व्यक्ति को, लेकिन फिर भी हम्बलनेस, हाइट देखिए, तो व्यक्ति उसमें टाइम पे, तो काम मिलता रहता है। अच्छा, आपको कुछ भी छोटा भी एडवर्टीजमेंट कराना है, करा लो भाई, इतना क्या होता है कि हम अमिताभ बच्चन, यही आप ऋषि कपूर से करा पाते क्या? ऋषि कपूर को डायरेक्ट करना, 1-2 लोगों को छोड़ दीजिए, करण जौहर को, किसी का हिम्मत है कि डायरेक्ट कर देगा? कुछ भी बोलोगे तो वहां पे क्या, वी द कपूर्स, हाउ डेयर यू टाइप का हो, तो 2-4 साल में एक सिनेमा मिलेगा भाई, दूर से लोग नमस्कार करके किनारे हट जाएंगे। अगर आपको काम करना है तो आपको सोचिए कितना हम्बल होने की जरूरत है, कितना संतुलित रहने की जरूरत। केबीसी में आप लोग सुने होंगे, कितने लोग आते हैं तारीफ करने वाले, तो क्या रिस्पॉन्स होता है? जैसे कोई तारीफ लोग करते हैं कि सर आप इतने महान है, तो हाँ मैं हूं ना, और कितना महान हूं मैं बताइए, ऐसा बोलते हैं कभी वो? आप छोड़ लेते हैं, अरे ये सब कुछ नहीं, सब झूठी बात है। असलियत तो वही है कि है तो सबसे महानायक वही है ना। तो यही सब सीखने की चीजें होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी यही सब खूबियां होती है, ठीक है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो सक्सेसफुल है अपने अपने चीजों में, है ना, हमारी फील्ड में विकास चल देखिए, है ना, सचिन तेंदुलकर है हमारे फील्ड में, बाकी लोग कितना कुछ करेंगे तो तब कुछ भी हो पाएगा, उनका एक अपना अलग और है, अलग चीज है। तो क्या है कि कितने हम्बल हैं, कितने ऐसे हैं, तो सब चीज होता है। किसी फील्ड में आप देखेंगे, प्रशासन में, राजनीति में, लॉ में, है ना, किसी बिजनेस में, व्यापार में, सिनेमा में, कहीं पे भी, तो ये व्यक्तित्व की खूबियां होती हैं, कुछ बातें, है ना। तो ऐसे ही आप अपने से नहीं बोलिए कि हमने इतना बजट से ज्यादा करके इतना महान हूं मैं कि हमने इतना बड़ा रोड बना दिया, ऐसा कर दिया, क्योंकि फिर वो सिस्टम के साथ में झगड़ा होने लगता है। और यही सीखना है कि मेरा कर्तव्य, माई प्लेस एंड माई ड्यूटी, ये जो सीख लिया उसका काम आसान हो जाता है। जो ये नहीं सीखा उसको कॉम्प्लेक्स हमेशा रहता है, ठीक है, ये बात है। चलिए आगे बढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के स्तर पर प्रशासनिक सहायता, प्रशासनिक सहायता मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है ना। नेक्स्ट, विभिन्न विभागों ऑब्लिक मंत्रालयों के बीच, विभिन्न विभागों ऑब्लिक मंत्रालयों के बीच गतिविधियों का समन्वय, गतिविधियों का समन्वय मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट पर कई सारे मंत्रालय काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा, शिक्षा का मंत्रालय तो है ही है, जम्मू कश्मीर मामलों का विभाग वहां पे एजुकेशन चला रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का डिपार्टमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में चला रहा है, समाज कल्याण मंत्रालय है जिससे सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है जो SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए चला रहा है। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कोई एक मंत्रालय एक कोई योजना चला देता है, जैसे मिड डे मील ग्रामीण विकास चला रहा है, तो दूसरा मिड डे मील ना चलाए, नाश्ता का कार्यक्रम चला दे, कुछ और चलाए, एक ही सब्जेक्ट पर पैसा खर्च एक से ज्यादा लोग ना कर दे, ये भी देखने का काम। बजट भले वित्त मंत्रालय बनाएगा लेकिन उसको क्रॉस चेक एक बार कर लेगा, कहीं एक ही सब्जेक्ट पर 2-2 मिनिस्ट्री तो नहीं काम कर रहे, ये कोऑर्डिनेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, प्रयत्न की समकालिकता होनी चाहिए समन्वय में, संसाधन और चाहे वो मानवीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन, उसमें तालमेल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा विभागों के विस्तार के लिए भी भूमिका संपादन किया जाता है, भूमिका संपादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास HRD मिनिस्ट्री थी पहले, तो इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से राजीव गांधी ने बनाया, 1985 से बनी। उसमें एक विभाग होता था महिला एवं बाल विकास विभाग।
अब हमें जेंडर बजट का प्रोसेस चलाना था, है ना। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले हम ही लोग एफर्ट लिए थे इसके लिए। इंदिरा जी ने 1974 में टास्क फोर्स बनाई थी जेंडर बजट के लिए, क्योंकि महिला प्रधानमंत्री हमें मिली। और मतलब ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर से पहले भारत को महिला प्रधानमंत्री मिल गई थी। अमेरिका में तो आज तक नहीं मिली, एक भी राष्ट्रपति फीमेल नहीं बनी है, 200 साल से डेमोक्रेसी उनकी चल रही इसके बावजूद भी। लेकिन वो क्या हुआ कि इमरजेंसी वगैरह के दौर आ गए 75 के बाद। तो जब आप कोई क्राइसिस में रहते हैं तो ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स आगे डील नहीं होते, वरना शायद दुनिया का पहला देश भारत ही होता जहां जेंडर बजट की शुरुआत होती। लेकिन जेंडर बजट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया 1983 में। साउथ अफ्रीका का मॉडल भी जेंडर बजट का बहुत अच्छा है। 2005-6 के फाइनेंशियल ईयर से हमें जेंडर बजट चलाना था, तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, ये जो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी थी उसमें से महिला एवं बाल विकास विभाग को बाहर निकाल के एक मंत्रालय का दर्जा दे दिया, और वही आज नोडल एजेंसी है जेंडर बजट की। अब कल परसों नरसों अगर लगता है कि बच्चों के लिए विशेष काम करने की जरूरत है, जैसे अभी तक एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि भाई महिला का विकास अगर हम करेंगे ना तो बच्चों का भी विकास हो जाए, उसी से जुड़ी हुई ये बातें। लेकिन क्या सारे बच्चे महिलाओं से ही जुड़े हुए हैं? ऐसे जो ऑर्फेंजर हाउस में है, अनाथालय में, वो कौन है जिनको छोड़ दिया गया, उनका विकास नहीं होना चाहिए? ट्रांसजेंडर के बच्चे जो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं या अनाथालय में है, उनका क्या होगा? जब ये चीजें डोमिनेट होने लगेंगी तो हो सकता है कभी प्राइम मिनिस्टर को क्लिक कर जाए, क्योंकि विभाग या मंत्रालय या कुछ बनाना उनके लिए 1 मिनट का काम है। सोचेंगे बस हो जाएगा। आपके जैसे अधिकारी जाएंगे, सलाह देंगे कि सर महिला और बाल अलग कर दीजिए, हो जाए। आधी रात के 12 बजे से नहीं, अभी से, अभी से बाल मामलों का मंत्रालय, महिला मामलों का मंत्रालय, चलो जी बच्चों पर अब डिटेल से काम हो, कुछ एक नया टारगेट लेके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा भी होगा। तो ये सब जो होता है इस पे भी एक्शन मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा। एक उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण के लिए 2005-6 के वित्तीय वर्ष से 2005-6 के वित्तीय वर्ष से यहीं से जेंडर बजट की शुरुआत हुई है भारत। वित्तीय वर्ष से जेंडर बजट के संचालन हेतु मानव संसाधन मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को अलग करते हुए अलग मंत्रालय का दर्जा देकर विस्तार किया गया जो जेंडर बजट के लिए नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी क्या होती है? मतलब ऐसी संस्था जो चलाएगी, जो हेड होगी इस चीज के लिए। जैसे अब जेंडर बजट लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस काम करेगा। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो बजट बना दिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को यह देखना है कि आधा पैसा आधी आबादी तक गया कि नहीं गया, जेंडर सेंसिटिव है कि नहीं है, आधा खर्चा महिलाओं तक जा रहा है कि नहीं उसका। इसका जेंडर ऑडिट होता है। एक ऑडिट तो सीएजी कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि भाई इतना पैसा निकला था, इस मद में खर्च हुआ कि नहीं हुआ, एक वो देख रहा है। एक मंत्रालय बैठा है इस बात को देखने के लिए कि इतना निकलना तो था लेकिन आधा जाना था महिलाओं के लिए, वो ले गया कि नहीं ले गया, कि पुरुष खा गया। इस आधार पर जब हम लेखा परीक्षण करेंगे तो उसको कहते हैं जेंडर लेखा परीक्षण या जेंडर ऑडिट, है ना, लिंग आधारित लेखा परीक्षण। उसका काम यही संस्था करती है। तो इस तरह का एक्सपेंशन जो है ये जब भी कोई रिफॉर्म प्रोसेस होगा तो इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात है। एक अगला पॉइंट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडल कैबिनेट, है ना, मंत्रिमंडल मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमिटी, मंत्रिमंडलीय समिति ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM, मंत्रियों के समूह इत्यादि सभी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है ना। मतलब क्या डिसीजन होगा, एजेंडा क्या है उसको सेट करना, जो डिसीजन हुआ संबंधित विभाग को बताना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना, ये सब काम कैबिनेट सेक्रेटरीट है। इसको रट जा, ठीक से थोड़ा याद कर लेना।
प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, और मैं एक तो आपको मेंस का तो टेस्ट ले ही लूंगा, मैं एक टेस्ट रखूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बना दूंगा मैं, तो गवर्नेंस के ही हैं सिर्फ, गवर्नेंस टाइप के क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड नहीं, उसको भी थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, पीटी के क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आ जाए। जैसे आप देखे होंगे कि पिछले साल 2021 का क्वेश्चन अगर आप देखें, पीटी का क्वेश्चन देखे थे 21 का, गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी पे सवाल पूछा है, कोई मंगल ग्रह से तो आया नहीं, है ना। क्या होता है कि बच्चे हम समझ जाते हैं ऐसा कि भाई यूपीएससी आउट ऑफ द सिलेबस पूछा है, वो कभी नहीं जाती है सिलेबस से बाहर, हम ही हैं जो सिलेबस को समझ नहीं पाते ठीक से, इसीलिए हम मानते हैं कि हाँ ये तो आउट ऑफ द सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं। आप जिन सेक्रेटरी का नाम सुने थे, आप पीएमओ पढ़ चुके हैं, आपने धर्मवीरा का नाम सुना है, कल को धर्मवीरा कमेटी से सवाल को भी पूछ देंगे, है ना। आपने शुरू के जो उसी जमाने के हैं एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये कमेटी थी सेक्रेटेरिएट प्रोसीजर कमेटी 1949 की, नेहरू जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थोड़े से टाइम के लिए वो भी रहे हुए थे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मैं सेक्रेटेरिएट या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एज ए कॉन्सेप्ट आपको पहले बता रहा हूं, फिर मैं स्पेसिफिक में भी जाऊंगा, कुछ मैंने आपको लिस्ट तैयार करवा दिया कि कुछ फैक्चुअल चीजें ऐसी जोड़ेंगे तो आएंगी। उसी साल 2021 में ये सवाल पूछा गया है कि प्रशासनिक सुधार का मंत्रालय या कार्मिक विभाग, ऐसे किसी पे सवाल आया है, वो है गवर्नेंस का सवाल। सब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के क्रैक करते रहेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, रट जाएंगे, बाइबल समझेंगे, नहीं बनेगा भाई, उसका है नहीं वो, मतलब यहां से सवाल है और यहां से खूब जोर से हथियार चल रहा है, तो कुछ होगा नहीं, गोल पे जाके गोल स्टेटमेंट पे वो लगेगा ही नहीं, बात समझ गए। थोड़ा सा उसको ठीक कर लेना है, इसको ठीक करते ही सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मिनिस्ट्रीज, ऐसी कमिटीज वो मैं अलग से करा दूंगा, या एक बार मैं नोट्स देख लूंगा कि आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या नोट्स मिलते हैं, उसमें अगर कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है तो कुछ मैं टाइप करवा के कुछ नोट्स आपको दे दूंगा एक्स्ट्रा, वो आपको मिल जाएगी संस्थान की तरफ से, मैं टीम को, मैनेजमेंट को अवेलेबल करा दूंगा, या उसको क्लास में उठा दूंगा, ताकि ये सब जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, भले वो 3 ही 4 क्यों ना आते हैं, काम बिगाड़ देते हैं ना। एक नंबर से 12 हजार रोल नंबर बाहर जाता है, अगर आप देखोगे ना मार्क्स कितने आ रहे हैं और कितने फेल कर रहे हैं, और उस समय जब पीटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हम क्यों रिस्क लें, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा कहानी देख ही लेना, जब आ ही गए, नाटक चल ही रहा है तो अंत तक देख के जाए, बीच में क्यों छोड़े। तो ये सब कमेटी, एन गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी, एडी गोरवाला कमेटी, आदेश बिनसा गोरवाला कमेटी 1951 की, पॉले चैपल कमेटी, कभी कभी इनसे सवाल बनाएंगे। उस साल जो सवाल पूछे थे उसमें जिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, प्रशासनिक सुधार विभाग की, फर्स्ट एआरसी ने कहा था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि एक प्रशासनिक सुधार का विभाग होना चाहिए 1970 में ही, क्योंकि वो कब बना था आयोग, कब का, 1966 का, जिसके पहले चेयरमैन मोरारजी देसाई थे, जब उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए तो रिजाइन किया, फिर हनुमंतैया उसके चेयरमैन बने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। और उसमें रिकमेंडेशन ये था कि वो उप प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए वो वाला विभाग प्रशासनिक सुधार का, लेकिन शायद उसमें जो लाइन, अभी मैं आज पेन ड्राइव रखा नहीं हूँ, वरना मैं देखता आपको दिखाता, 2021 का ही है, आप देखिएगा। आप कितने लोग देखे हैं सवाल, आप बताइए, आप कितने लोग कुछ देखे भी हैं, कम लोग देखें, क्वेश्चन देखना भी जरूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह के प्रश्न जिनका थोड़ा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टच है बना हुआ, ऐसे क्वेश्चन मैं फ्रेम कर दूंगा ताकि उस तरह के क्वेश्चन पे भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, और आपके पास कंटेंट जा ही रहा है, आपका काम हो जाएगा, छोटी भी गलती हम क्यों करें, है ना, ये बात है। तो इन दोनों ही तरह से काम कर ले जाएंगे ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो ये भूमिका है, इसका मैं पहले ही बोल देता हूं, कोई भी इस बात के इंतजार में नहीं रहेगा कि मेंस में ये आएगा। मेंस में जो आएगा ना वो आप पढ़ चुके हो, अभी पीएमओ वाला आएगा कि वो क्यों पावरफुल हुआ और कैबिनेट सचिवालय से कैसे शक्ति छीन लेता है, उन सबका डिस्कशन हो चुका है, वो वाला मेंस में पहुंचेगा। प्रीलिम्स में इनके फंक्शंस को याद रखना है, ये क्या है, इसकी भूमिकाएं क्या है। अब एक सवाल मंत्रिमंडलीय सचिव पर भी बना रहे हैं, जैसे 2015 या 16 में मैंने आपको दिखाया भी था कि सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वो गलत था स्टेटमेंट। उसी में पहला लाइन था कि कार्यपालक शक्तियां पीएम के पास होती हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ना ही एक ना ही दो, उसका आंसर होगा। तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए है, चीफ सेक्रेटरी पे भी सवाल आया हुआ, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है एक बार। तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजीशंस है ना, उसकी जो खास बातें हैं जो गवर्नेंस के लिए जाननी जरूरी है, वो सब पे भी वो सवाल बनाते हैं। ये यूपीएससी का स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। जैसे आपने देखा कार्यपालिका का सवाल था तो राजस्व विभाग का सवाल पूछा था, जो हम लोग कल देख रहे थे शायद पिछले दिनों, वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग। ये पीसीएस में नहीं होता है। आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे ना तो शुद्ध रूप से कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ के आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का काम हो जाता है। अब बच्चे उसी को दिमाग में बैठे हैं कि बस इतना ही कर लेंगे तो हमारा यहाँ का भी पीटी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। तो एक और लिख दीजिए सब टाइटल, मंत्रिमंडलीय सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडलीय सचिव, डॉट डॉट देके लिखते जाइए आप। पहला डॉट खास खास बातें। भारत के पहले मंत्रिमंडलीय सचिव, भारत के पहले मंत्रिमंडलीय सचिव एनआर पिल्लई हैं। एनआर पिल्लई रहे हैं, एनआर पिल्लई। एनआर पिल्लई है ना। आज कौन है साहब? राजीव गौबा। आज की तारीख में राजीव गौबा है ना।
और ये आईएएस का ऑफिशियल वारंट में सर्वोच्चतम पद होता है। चलिए आज वाला जानने की जरूरत नहीं आएगा, वो एसएससी का एग्जाम नहीं है। पहला जो है वो एक लाइन कहीं डाला जाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि 2-3 लाइन बना करके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंगे, उसमें एक लाइन ऐसा लिख देंगे कुछ ऐसा कि वी कृष्णमूर्ति भारत के पहले कैबिनेट सचिव रहे हुए, कुछ नाम चेंज कर देंगे, एक तथ्य डाल देंगे कहीं, एक लाइन राष्ट्रपति पे लिख देंगे, कुछ एक किसी मंत्रालय का एक फैक्ट डाल देंगे। अब नहीं एक नहीं दो, एक दो सही है 3 गलत है। एक ही प्रश्न में वो 3-4 तरह के प्रश्न बनाते हैं, और बनाते ऐसे हैं कि ये आपके लिए हमारे लिए होगा कि ये पॉलिटिक रहेंगे फलाना का, मिक्स करके बनाते हैं। एक चम्मच ले लेंगे वो गवर्नेंस का, एक कॉन्स्टिट्यूशन का, एक पॉलिटिक्स का। अब चौधरी देवीलाल 3 बार लड़े थे कि 2 बार लड़े थे, ये भी तो पूछा है ना लिख के सवाल। आप सोचिए, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस तीनों को मिलाकर सवाल बना देते हैं, है ना। यही इनका काम है। आगे लिखिए नेक्स्ट। मंत्रिमंडलीय सचिव आईएएस जैसी सेवा का, आईएएस जैसी सेवा का सर्वोच्चतम पद है जो प्राथमिकता के क्रम में, जो प्राथमिकता के क्रम में, जो प्राथमिकता के क्रम में 11वें नंबर पर आता है, 11th रैंक। ग्यारहवें स्थान पर आता है। इसके बराबर के पदधारी, इसके बराबर के पदधारी भारत सरकार के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारत सरकार के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और एलजी उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या लिखे हैं शुरू से एक बार पढ़िए। एलजी होते है ना। नेक्स्ट अगला, कैबिनेट सचिव। देखो भाई, सुबह में एक लड़का पूछा था कैबिनेट सचिव मंत्रिमंडल एक ही है ना, मंत्रिमंडलीय सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी एक ही, हिंदी इंग्लिश है ना। कैबिनेट सचिव भारत में सिविल सेवा का अध्यक्ष होता है, सिविल सेवा का अध्यक्ष होता है ना। अगला पॉइंट, कैबिनेट सचिव सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड सीएसओ, केंद्रीय चयन मंडल, कैबिनेट सचिव सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, केंद्रीय चयन मंडल या सिविल सेवा बोर्ड, सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है ना। थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या काम करते हैं ये सब, ठीक है, क्योंकि ये पूछे थे, ये भी आया हुआ सवाल है ना, पीटी में आया हुआ सवाल है यूपीएससी का। अब आप मंत्रालय और विभाग को समझने लगे, कॉन्सेप्ट जानने लगे। आप जानते हैं यहाँ पे सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी छोड़ देते हैं नीचे, वो आपका काम का नहीं, कार्यालय, सेक्शन ऑफिसर और नीचे। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कोई नहीं होता है, होता है, लेकिन वो ऑफिशियल वारंट में मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे यहाँ के बीच में स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऐसा होता है। ये वैसी ही बात है जैसे क्षेत्रीय प्रशासन में एसपी और एसएसपी, दिमाग शांत करने के लिए नाम लिखा जाता है एसएसपी, तो बड़ा छोटा मत समझिएगा। एसपी इज इक्वल टू एसएसपी, सिर्फ दिमाग शांत करने के, एसपी बराबर एसएसपी। 3 साल नौकरी हो जाएगा ना सुपरिटेंडेंट होते हुए, तो आपका नाम हो जाएगा एसएसपी। वो भी कहाँ होगा? यूपी में, बिहार में, जहाँ थोड़ा पुलिसिंग का दिखावा है, यहीं पे। तमिलनाडु का आईपीएस होंगे आप, तो वहाँ पे एसएसपी जैसा कुछ नहीं बोला जाता है, एसपी मतलब एसपी, है ना। और दिमाग ठीक करने के लिए क्या होता है, जैसे डीएसपी इज इक्वल टू एसडीपीओ, है ना। जैसे डायरेक्ट जो आईपीएस ऑफिसर होते थे, उनको क्या करते थे, 3-4 महीने 6 महीने के लिए डीएसपी बनाते थे, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था, बताओ यार ऐसा, ये तो पीसीएस वाले हैं, हम भी वही, तो कैसे होगा? तो उनका दिमाग ठीक रहे, इसके लिए क्या कर दिया गया, एसडीपीओ। देखिए ये डीएसपी जो है ना, ये भी कहाँ होता है, सब डिवीजन में, सब डिवीजन, ठीक है। अनुमंडल या उपखंड, राजस्थान में उपखंड कहते हैं, बाकी जगह बिहार के लोग अनुमंडल, बिहार में एसडीओ होता है ना। तो लगभग 3 तरह का, 3 जो है ना स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को देख रहा होता है, 3 थाना बड़ा होगा जिसके ऊपर एक ये होगा, है ना, एसएचओ होगा उसमें जो हेड होगा, या इंस्पेक्टर रैंक हो 3 स्टार वाला, उसका बॉस ये हो। यहाँ पर कोई 4 थाना नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी 3 ही है, और ये भी कहाँ है, सब डिवीजन ही नहीं। बस अंतर इतना है कि डायरेक्ट आईपीएस है,
तो इसका दिमाग ठंडा रहे इसके लिए वो नाम लिख दिया जाता है। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने लिखा है ना रोमियो जूलियट में, व्हाट्स इन अ नेम, गुलाम का नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, है ना। ये सब एक ही तरह का होता है, इसमें मत जाइएगा इन सब चीजों में, ठीक है। ये बड़ा होता है, ये एसएसपी है, कई बार लोग कहते हैं गाँव में, ये तो एसपी है, ये क्या है? एसएसपी। दोनों को एक ही स्टार और एक अशोक स्तंभ, इतना ही होता है, ठीक है। और अगर सीबीआई ये सब में चले गए तो वहां पे और नीचे ही होता है। सीबीआई में जल्दी प्रमोशन का पिन लेवल नहीं है। जैसे 2003 बैच के जितने लोग अभी आईपीएस हैं वो अभी आईजी रैंक पे हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन सेम रैंक का कोई सीबीआई में होगा तो डीआईजी होगा। तो इसका मतलब नहीं कोई लायक के आगे ना लिखवा लिया है, उसमें जल्दी से प्रमोशन नहीं होता, ऐसा नहीं है पिन लेवल। एक तो सीबीआई में रिक्रूटमेंट के लिए भी आईपीएस होने से ही नहीं होगा। सीबीआई डायरेक्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, यूपीएससी का एक मेंबर बैठ देखते हैं कि इसके लायक है कि नहीं है। और कुछ खास होना चाहिए नहीं कि सब ये सब करके इधर उधर किया है बस उसको ले लेंगे। यहाँ बहुत तरह का मिसकन्फ्यूजन या ऐसा मिसकॉन्सेप्शन लोगों में पाया जाता है इस तरह के पद नाम को लेकर के, या फिर इंस्टीट्यूशंस को भी लेकर के। जैसे सीबीआई के लिए भी लोग कुछ भी कह देते हैं कि ये संस्था जो है इसका कन्विक्शन रेट 0 है, सीबीआई ने कहा कोई केस सुलटाया है, ऐसा लोग कह देते हैं। राजनेता ये भी कह देते हैं कि वैसे ही केंद्र का हस्तक्षेप होता है, नंबर 1 पे हो नहीं सकता हस्तक्षेप। एक दिन पढ़ेंगे आप, सीबीआई आने ही वाली है आपकी क्लास में, 1-2 दिन इंतजार करिए तो आप पूरा चीज जान जाएंगे। आपसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं होगा, है ना। एक तो जा नहीं सकती किसी राज्य में बिना बुलाए, राज्य के या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भेजेगी तभी जाती है। और ध्यान दीजिए 70% से ज्यादा कन्विक्शन रेट है सीबीआई का। ये वर्ल्ड की इलीट संस्था है पुलिसिंग के मामले में। इंटरपोल का नाम सुना होगा आपने, फ्रांस के लियोन्स में हेडक्वार्टर है। उसमें जो भारत की तरफ से जो पार्टनर है ना, जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन है, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है। 70% से ज्यादा केस निपटाती है। गुफा वाले बाबा जो जेल में हैं उनके लिए क्या एविडेंस था? आश्रम सीरियल देखे हो ना, लड़कियों की चिट्ठी ही तो लिखा हुआ है, जल खोद के निकाल दिया, 17 साल पुराना केस। सीबीआई नहीं तो निकाला, सीबीआई नहीं रहती तो नहीं होता। झारखंड मुक्ति मोर्चा घोटाला, चारा घोटाला, XYZ जितने में लोगों को सजाएं हुई हैं, नन अदर देन सीबीआई। तो ये सब बहुत हल्की बातें हैं कि कुछ भी लोग कह देते हैं, इसलिए आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में बिलीव मत करो, है ना। ये सब अखबार उखबार नहीं पढ़ना चाहिए इस तरह का, इससे बाहर निकल जाओ। अखबार नहीं पढ़ोगे जल्दी पास करोगे एग्जाम, है ना। ये सब पढ़ते रहोगे, खास करके हिंदी के, ऐसे ही इसी तरह का आइडियोलॉजी हो जाएगा, इसी तरह का आपको पचेगा ही नहीं, है ना। बात आपको समझ में ही नहीं आएगी कि एक्चुअल में क्या है, किस तरह से। यूपीएससी में सवाल कुछ पूछा जाएगा, यूपीएससी में सीबीआई का सवाल है, आप उसको कुछ समझ रहे होगे बाहर, आपकी जो सामान्य मान्यताएं हैं उसे मैच ही नहीं करेगा सवाल। आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ। पढ़ना भी है थोड़ा ढंग का अखबार, जो थोड़ा बैलेंस्ड हो, ठीक ठीक लिखता हो वो। और सबसे अच्छा क्या होता है कि हम पढ़ लें, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के बारे में कुछ टिप्पणी करने से बचें, पढ़ के समझ लें उसको, उसके बाद कुछ बोलें, वो अच्छा रहेगा, है ना। धीरे धीरे हो जाएगा ये, कुछ ही दिनों में ये सब जो बीमारियां हैं ना, ये सब साफ हो जाएंगे, एकदम मूर्ति के जैसा दिखेगा साफ। चलो इससे तो पहले बाहर निकल गए कि नाम वाम में कुछ नहीं रखा है, और ये यूपी में ही ऐसा है। एसएसपी नाम का कोई चीज होता नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अब जो प्रमोशन का जो तरीका है, ये जो संस्था जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, है ना, या सिविल सर्विसेज बोर्ड इसको हम कहते हैं। कैबसेक इसका चेयरमैन है, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है ना। देखिए सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में यहां से खास करके ये कहां होते हैं लोग, ये ब्रांच के लेवल पे होते हैं। ये तो अभी बनाने लगे हाल फिलहाल, इनसे इनका प्रमोशन यहां से यहां जाएंगे तो ये एक संस्था के द्वारा होगा। इसका ये करेगा कार्मिक सचिव, है ना। जैसे सचिवालय आपने पढ़ा है, ऐसा ही कार्मिक मामलों का मंत्रालय वो भी एक सचिवालय है। उसमें है एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, क्या नाम है, स्थापना मंडल। ये जो है टॉप लेवल की प्रमोशंस, या ये बीच में चाहे कुछ भी हो, स्पेशल सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो, ये सबका यहां से यहां बड़े लेवल पे जो भी होगा वो कैसे होगा, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये सब पीएम से होगा डायरेक्ट, है ना। एक जगह खाली है जहां से जहां प्रमोशन होना है, कहां से कहां, यहां से यहां कैसे बनोगे। ये जो प्रमोशन है डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव से लेकर संयुक्त सचिव बनाने का काम यही सब संस्थाएं करती हैं, जिसका नाम है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। और इसका चेयरमैन कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वो जो लाइन थी ना, जो एक साल पूछा है यूपीएससी ने कि सिविल सेवा चयन बोर्ड या सिविल सेवा बोर्ड शब्द लिखा था, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो गलत था स्टेटमेंट। कौन होता है, मंत्रिमंडलीय सचिव, है ना। और एक बार ये आया था पीटी में कि मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है, नहीं, ये सब कहीं पे ऐसा नहीं है कि राज्य में कुछ भी है तो राज्यपाल, केंद्र में कुछ भी है तो राष्ट्रपति, ऐसा नहीं। अभी हम पढ़ रहे हैं, लिखवाएंगे आपको, मंत्रिमंडलीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते जी, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जितने बड़े पद हैं आपको हमने पहले ही बताया, वो मंजूरे प्रधानमंत्री, राज्यों में मंजूरे चीफ मिनिस्टर। लिखते जाइए, चलिए एक नीचे नोट लिख दीजिए।
मोक जैक, उप सचिव डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव से संयुक्त सचिव के स्तर पर, उप सचिव से संयुक्त सचिव के स्तर पर पदोन्नति की भूमिकाएं केंद्रीय चयन मंडल, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड या सिविल सेवा बोर्ड के द्वारा होता है, जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। ठीक है सर, अगला पॉइंट डाल दीजिए। मंत्रिमंडलीय सचिव की नियुक्ति, मंत्रिमंडलीय सचिव की नियुक्ति कॉमा नियुक्ति से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि कोई स्टेटमेंट और निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। कैबिनेट सचिव जो कि प्रशासनिक सेवा का अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट सही है गलत है? क्या दे रही है बोलने में? सही है कि गलत है? गलत है। धीरे से, दबी जुबान में, अभी तक देखो अपनाने में दिक्कत है। गलत है, बोलो जोर से बोलो। हाँ ऐसा है। कौन नियुक्ति करता है? प्राइम मिनिस्टर, है ना। नीति आयोग का सीईओ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सवाल स्टेट लेवल पे एक बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, चीफ सेक्रेटरी के लिए पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपको दिखाऊंगा मैं सवाल, अभी आगे पढ़ेंगे दिखाएंगे, आपसे क्वेश्चन भी बना के देंगे। नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, वहां पे भी इसी के जैसा एक अधिकारी है जिसका नाम है चीफ सेक्रेटरी, उसकी नियुक्ति होती है कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट एट द स्टेट लेवल हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के द्वारा होती है। समझ आया? अगला पॉइंट, जब किसी लोक उपक्रम को महारत्न कंपनी का दर्जा देना हो, महारत्न कंपनी का दर्जा देना हो, तो इस पर एक एपेक्स कमेटी विचार करती है। एपेक्स कमेटी लिख देता हूं, एपेक्स कमेटी विचार करती है, जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। और इसके निम्नांकित 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, आई होप, है ना, पढ़ चुके होंगे। महारत्ना ये सब जानते हैं, है ना। मिनी रत्ना 2, मिनी रत्ना 1, नवरत्ना, महारत्ना, आप ये जानते हैं। ये ध्यान नहीं दिए होंगे, एपेक्स कमेटी गवर्नेंस का है। आप इकोनॉमिक्स का जो नजरिया है उसके हिसाब से इसको पढ़ें। ठीक है, कि ऐसी कंपनी जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो, नवरत्ना हो, पहले से 2,500 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट हो अदर देन द टैक्स एंड लायबिलिटी, 15,000 के आसपास उसका वर्थ हो, 25,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर हो, चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसी होगी। ये सब चीज आप पढ़े। इसमें 4-5 कंपनी शुरू में थी जो थी ऐसी 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए इंटरनेशनल मार्केट में बिना गवर्नमेंट से पूछे हुए लगा सकती है। लेकिन इसका दर्जा कैसे दिया जाता है, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। यूपीएससी का एग्जाम इसीलिए खास होता है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो इकोनॉमिक्स का रह ही नहीं जाएगा। उसमें 1 चम्मच मसाला गवर्नेंस का रहेगा, चीनी नमक के जैसा, ये भी डाल देंगे। इसीलिए लोगों को झटके लगते रहते पढ़ने के बाद भी। वो सब ये सब जो बातें हमने की, ये सब आप पढ़े हैं, ये सब देखे होंगे, उसके बाद ये एक लाइन जोड़ देंगे कि महारत्ना कंपनी का दर्जा देने के लिए एपेक्स कमेटी होती है, इसमें ये मेंबर होते हैं और ये चेयरमैन होता है। कुछ उटपटांग कर देंगे, इधर उधर एक आध गलत कर देंगे। अगर ये नहीं पता तो वो भी काम पूरा हो गया गड़बड़। तो आपको सिस्टम को पूरा समझ। 4 लोग मेंबर हैं, इसमें कौन कौन लोग होते हैं जी? पहला, नीति आयोग का सीईओ, लिखे
निम्नलिखित 4 सदस्य होते हैं। क्या कागज चल रही है? शर्माते क्यों है यार, आने दो। पहला, नियोजन आयोग ऑब्लिक नीति आयोग। अच्छा, किसी ने दिखा कि एसपी और एसएसपी में एक स्टार है, एक ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं होता है टेक्निकली बच्चे, है ना। यूजुअली जिसका जो रैंक है ना इंडिया में, क्योंकि आप ये सब यूपी के होंगे, आप यूजुअली यूपी के होंगे, इसे दिमाग शांत करने के लिए कुछ लाल फीता भी लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लाल फीता लगा देंगे, ऑफिशियल वारंट में इन दोनों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ यूपी के आधार पे ऑल इंडिया लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना। तमिलनाडु में नहीं होती, साउथ इंडिया में कहीं भी इस तरह के पद ही नहीं है बहुत तरह के, ठीक है। तो जब 3-4 साल आप सीनियर हो जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मन ठीक हो जाए आपका, इसी के लिए ये काम किया जाता है। कई बार एक लाल फीता होता है, जैसे ऊपर से हायरार्की लेके आओगे, जैसे दिल्ली में ही, तो लाल फीता उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे दिल्ली में कैसा हायरार्की होगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उस ज्वाइंट कमिश्नर कमिश्नर के बीच में एडिशनल कमिश्नर होता है, ज्वाइंट कमिश्नर के नीचे डीसीपी जो एसपी के बराबर है, जो डीजीपी प्रणाली, डीसीपी के नीचे एसीपी, एसीपी के नीचे स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ जो थाना का अध्यक्ष हो, उसके नीचे इंस्पेक्टर, उसके नीचे एएसआई, एसआई फिर एएसआई, उसके बाद हेड कांस्टेबल। तो जो थोड़ा सीनियर होगा ना उसका लाल फीता लगा दे, वही एक इन्होंने मैप बना के भेजा है। इसी तरह से ये तो कर ही देंगे ना, ये तो आपने देखा होगा कि वो रैंक में, ऑफिशियल रैंक में कोई अंतर नहीं होता। तो हेड कांस्टेबल विथ लाल फीता, लाल फीता है तो मतलब थोड़ा सीनियर है, विदाउट लाल फीता का हेड कांस्टेबल। उसके बाद नीचे होगा जवान विथ लाल फीता, है ना। उसके नीचे एक जवान होगा जिसमें कोई फीता होता नहीं, वैसे दीपू लिखा हो, दिल्ली पुलिस सबसे नीचे का होता है ना। तो ये सब चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब की जाती हैं। एक्चुअल में उसका यूनिफिकेशन ऑफिशियल वारंट में होगा ना। अब जैसे मैंने मंत्रालय का बनाया, मंत्रालय में यहाँ पे जैसे डीएस के बराबर यहाँ डायरेक्टर भी होता है, डायरेक्टर, लेकिन ये कोई ऑफिशियल वारंट नहीं है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूं उसको, ठीक है। कई जगह पे इसके बराबर होते हैं। जैसे डायरेक्टर बोलने से ये नहीं पता चलता कि इसका लेवल क्या है। जो सीबीआई का डायरेक्टर यहाँ होगा, हेड होगा, ऐसे डायरेक्टर बहुत छोटी जगह पे होते हैं। कई बार इसके बीच में पद क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ये सब पद है, मैंने लिखा नहीं था, आपको ऐसे ही समझाने के लिए बताया। ऑफिशियल वारंट नहीं है, यहाँ सब यूज करना है ऑफिशियल वारंट। वारंट का मतलब वो नहीं कि जाके जेल में बंद कर दे, वारंट मतलब कमांड, ठीक है। वो वारंटो पढ़ोगे पॉलिटी में, वो वारंटो फ्रॉम व्हाट, वारंट और अथॉरिटी, किस सत्ता से, उसका मतलब होता है सत्ता, दर्जा। तो एसपी और एसएसपी का वारंट एक ही है, दर्जा एक ही है ना। लिखो, चिंता में आ गए नहीं, पुलिस वाले होंगे, ये गमन होगा आईपीएस बनने का, अच्छी बात है। हाँ जी, नियोजन आयोग ऑब्लिक नीति आयोग के क्रमशः सचिव या सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो नियोजन आयोग में क्या कहते थे, सेक्रेटरी, और नीति आयोग में क्या कहते हैं, सीईओ। तो क्यों रखे हैं इसको, अब रटने से अच्छा कि समझ लें, क्योंकि हमारी नीति क्या है उससे मैच करे। एक ये व्यक्ति हो जो बताए, है ना, एक दूसरा व्यक्ति दूसरा लिखे। वित्त मंत्रालय के व्यय मामलों, वित्त मंत्रालय के व्यय मामलों का सचिव, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्यों रखते हैं, ताकि एक व्यक्ति ये बताए कि ये कंपनी कहीं ज्यादा पैसे उड़ाने वाली तो नहीं है। अगर बहुत खर्च करने वाली कंपनी है, जो व्यय मामलों का विभाग है, वो क्या देखेगा, खर्च कम हो। तो अगर हम किसी ऐसी कंपनी को महारत्ना कंपनी का दर्जा दे दें तो ऐसे उड़ा देगी पैसे, 5,000 करोड़ तक कुछ बोलते नहीं है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है ना, एचपीसीएल बीपीसीएल भी क्वालिफाई कर गई है, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ये सब महारत्ना कंपनी है, बड़ी बिग जाइंट कंपनी है ना। तो ये सब अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिनका अच्छा कमाई है, ठीक है। तो खर्च ज्यादा ना करे, ये भी देखने का जरूरत है। अब आ जाइए सी, तीसरा, ऐसे मंत्रालय या विभाग, ऐसे मंत्रालय या विभाग, मंत्रालय या विभाग जिसके कंपनी को महारत्न कंपनी बनाने पर विचार हो रहा है, महारत्न बनाने पर विचार हो रहा है। तो एक हम उस सेक्रेटरी को ले लेते हैं जिसका, मान लीजिए कि एचपीसीएल जब क्वालिफाई किया होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कोल इंडिया लिमिटेड, इस पे अगर विचार करेंगे तो कोयला का सचिव को ले लेंगे, सचिव कोल, कि भाई आप आ जाओ, देखें आपका तर्क क्या है, और एक व्यक्ति और ले लेते हैं, है ना। लोक उपक्रम मामलों के विभाग, अगला डी, लोक उपक्रम मामलों के लोक उपक्रम मामलों के विभाग के सचिव, लोक उपक्रम मामलों के विभाग के सचिव। एक हमारे पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसका एक सेक्रेटरी होता है जो ये सब काम देखेगा।
क्यों उसको लेते हैं? क्योंकि महारत्ना बनने के लिए 100 नंबर में 100 मार्क्स का एक बनाया जाता है एमओयू से, और उसमें 60 प्लस मार्क्स लाया है कि नहीं ये देखने के लिए उसको महारत्ना बनाते हैं। तो महारत्ना कंपनी ही नवरत्ना बनाने के लिए 100 में 60 मार्क्स देखते हैं, नवरत्ना कंपनी ही महारत्ना बनती है। तो ये क्लैरिफिकेशन हो जाए कि वो कंपनी नवरत्न है कि नहीं है। तो ये क्या है, 4 लोग इसमें रहेंगे, चेयरमैन कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, और तब जाकर महारत्ना का स्टेटस दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको भी उसमें कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय वो तो ध्यान नहीं रखेगा ना कि क्या है, मिला के बनता है सवाल, क्योंकि ये जब हो जाएगा तब फिर बच्चे सोचेंगे कि ये क्या है। ठीक है, उनको अच्छा लगता है ये सब करने में। अब एक सवाल है कि एसडीएम जो कि स्टेट से आते हैं, जो यूपीएससी से एसडीएम बनते हैं, में शक्ति का, देखो ऐसा है, यूपीएससी से एसडीएम नहीं बनाते हैं, देखो, या स्टेट पीसीएस से भी कोई एसडीएम नहीं बनाते हैं, समझो। सर्विस और पद दो अलग अलग चीजें हैं। क्या कहा हमने, सेवाएं और पद दो अलग चीज है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं या बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं, तो आपको किसी किसी पद पर रखा जाएगा, उसमें एक पद है एसडीएम का पद। सामान्यतः जो प्रशासनिक सेवा राज्य के हैं वो एसडीएम बनते हैं। जब आप आईएएस बनते हैं तो एसडीएम कोई आपके लिए है नहीं, कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग के रूप में उसको रखते हैं, जब आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है। आज समय बहुत कम है, वरना कहानी में सुना देता प्रोबेशन पीरियड का, थोड़ा कल परसों के लिए भी रखो, बताना, याद दिलाना कभी, है ना। तो अभी ट्रेनिंग करने लगोगे अभी तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। सैंडविच जैसा होता है ना, ऐसा ही होता है सैंडविच कोर्स। सबसे पहले फेज 1 आपको पढ़ाया जाए, अभी ब्रीफ में बता देते हैं, कभी बाद में समझाएंगे। जब आप जिस साल पास करेंगे, मान लीजिए कि 23 का बैच मान लेते हैं, पास करते हैं, 24 में रिजल्ट आएगा, 24 सितंबर से शुरू होगा मसूरी में कहानी, और होगा फेज 1 7 सितंबर के आसपास से, या 1 सितंबर से भी हो सकता है। लगभग 3.5 महीने का ये कोर्स होगा, जिसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ थोड़ा कुछ पढ़ाया जाएगा, भारत दर्शन, ये वो, विलेज ट्रेनिंग, ये सब होता है। फिर बाकी सभी चले जाएंगे अपने अपने, बाकी को जाता ही नहीं है वहाँ पे। अब आईपीएस जाते हैं, बाकी जो ग्रुप ए वाले हैं, इतना सीट ही हो गया है कम, मतलब वहाँ पे मसूरी में, चूंकि आईएएस आईपीएस का सीट ज्यादा होता है, इसी से फुल हो जाता है, तो ग्रुप ए वाले को नहीं बुलाते फाउंडेशन में। जैसे मान लो कि इनकम टैक्स वाला आईआरएस, तो कहाँ चला जाएगा, उसका कहाँ ट्रेनिंग होता है इनकम टैक्स का, नागपुर, वहीं पे उसका फाउंडेशन करा देते, तो वहीं जाओ, मसूरी जाता ही नहीं। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, तो कहाँ जाओगे, शिमला में ट्रेनिंग होता है, कस्टम में होता है फरीदाबाद, है ना। तो इस तरीके से जो जगह रेलवे का कहाँ होगा, तो वडोदरा, लखनऊ, 2 जगह ऐसा ट्रेनिंग होता है। यूजुअली फाउंडेशन में ऑल इंडिया सर्विस प्लस ग्रुप ए वाले जाते हैं, ग्रुप बी तो जाता ही नहीं है, डेनिक्स वेनिक्स वाला सब नहीं जाते, ये साबरा में ट्रेनिंग होता है दिल्ली में, दिल्ली अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगा। तो अब चूंकि आईएएस और आईपीएस की सीटें इतनी ज्यादा हैं कि मसूरी में जगह नहीं बचती है ना, तो इन्हीं को बुलाते हैं वहां पे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग अकेडमी दिल्ली में है। इन तीनों की फाउंडेशन होगी, 280 से सीट ज्यादा नहीं है। ज्ञानशाला नाम है जहां ट्रेनिंग होगा आपका, क्या नाम है, ज्ञानशाला। ठीक है, और नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, तो हेल्थ ठीक रखना, खाने पीने के लिए बंद गला सूट पहन के पूरा एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। पहले जो कैलाश 1-2 था ना, अच्छा हॉस्टल सीनियर अफसर होते हैं, और 12-13 साल के बाद भी वहां पर उनका ट्रेनिंग होता है, उसको रिफ्रेशर कोर्स बोलते हैं। पहले ये पढ़ा करके जैसे कि 12-13 दिसंबर के आसपास खत्म होगा, उसके बाद 10-12 जनवरी सबको बुलाया जाएगा। इसी में शादी ब्याह करने का मन है तो कर लो, टाइम मिलेगा नहीं आगे, क्योंकि उसके बाद फिर अपना ही कार्ड लगाओगे ना कि मेरा शादी है सर, तो आप ही को छुट्टी मिलेगा बस, तो दोस्त आ नहीं पाए। तो यूजुअली लोग उसी में सब काम कर लेते हैं, इनको करना है, और बाकी सब अपने अपने यहाँ चले गए। ईपीएस कहाँ चला जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद। दिल्ली पहुंच गए कौन, फॉरेन सर्विस वाले, वहां बच जाएंगे आईएएस अफसर, जिनका होगा फेज 1, है ना, सैंडविच कोर्स है ना, सैंडविच के ऊपर वाला, ठीक है, वो होगा। उसके बीच में जो रहता है ना, सैंडविच के बीच में घास फूस, हाथी घोड़ा इत्यादि इत्यादि, इसको जो रखने का मन, उसको कहते हैं राज्य में भेजा जाएगा। जिस काडर का होगा उस काडर में वो जाएगा। तो जब राज्य में जाओगे, जहां पे पहले 6-8 महीना पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मैनेजमेंट सब पढ़ाते हैं। फिर अब स्टेट्स में जाएंगे तब थोड़ा एसडीएम बनेंगे 2-4 महीने के लिए। तो ये मत सोचो कि जिंदगी भर रह जाएंगे एसडीएम ही, लेकिन पीसीएस अफसर हो गए, मतलब स्टेट पीसीएस के मेंबर हो, तो लगभग 16-17 साल तक यही काम होगा आपका। ये तो कुछ महीने रहेंगे सीखने के लिए। फिर आपने क्या सीखा, जैसे जो आपको ट्रेनिंग में बताया, आपने जाकर अनुभव किया, है ना, वापस आएंगे, दैट इज फेज 2। अब सैंडविच का अगला पार्ट, उसको सैंडविच कोर्स कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपने गलतियां क्या की, उसको सुधार करके एक एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करेगी, उसको क्वालिफाई करना है, कर जाएंगे तो प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तब आप आईएएस बनते हैं, और तभी आर्टिकल 311 आपके लिए एक्टिवेट होता है। यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे का कोई नहीं हटाएगा, वो राष्ट्रपति है। इस बीच में गड़बड़ करोगे तो कोई भी कहीं से भी डायरेक्टर भी इधर कर दे, इसको कहते हैं। तो ना ये सब नहीं है कि ये एसडीएम कैसे भी रहोगे, उसके कार्य, शक्तियां, भूमिका एक ही होती है। अगर आप डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर भी हो और एज एसडीएम काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सुप्रा एसडीएम के रूप में आप रहोगे, 10-20 घोड़े दौड़ते रहेंगे आपके चारों बगल, ऐसा कुछ नहीं। एसडीएम इज इक्वल टू एसडीएम, चाहे किसी सर्विस से आए, ठीक है। पद और सेवाएं दोनों 2 चीज होती है, इस बात को समझ। तो हमारा ये छूट जाएगा, अभी लिखना है क्या क्या हुआ, सिर्फ इतना मत भेजा करो यार, ये सब कंटेंट भी तो आगे बढ़े। कहां पे थे, एपेक्स कमेटी हो गया। अगला एक पॉइंट, संघीय स्तर पर, संघीय स्तर पर
कर्मचारी एवं सरकार के बीच विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त वार्ता तंत्र जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम होती है। संयुक्त वार्ता तंत्र होती है जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं या मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। ठीक है, देखिए भाई समझ लीजिए बात थोड़ी सी, ये क्या है क्यों है, थोड़ा रियलाइजेशन आपको हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि ऑफिसर्स को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। जैसे आप लोग जब आईएएस बनेंगे तो आपका नौकरी असिस्टेंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी के बीच में इनको ना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, 1964 से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, राइट टू स्ट्राइक हमने नहीं दिया है, कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे स्ट्राइक तो ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन माना जाएगा, अनुशासनहीनता, और आपको नौकरी से भी भगाया जा सकता है। और आज की जो सरकार है सेकंड भी नहीं लगाती, बहुमत वाली सरकारों का ये तरीका है। फ्रांस में स्ट्राइक का अधिकार दिया गया है, लेकिन वहां की सिविल सेवा में लोग स्ट्राइक करते नहीं, ये अलग बात है। जापान के लोग स्ट्राइक करते हैं तो ज्यादा काम करने लगते हैं, उनका अलग काला कपड़ा बांध देते हैं, अलग अलग नेचर। इसीलिए आप कभी नहीं देखे होंगे कि आईएएस अधिकारी या उनकी पत्नियां झाड़ू लेके निकल गए हाय हाय का नारा लगाते हुए सरकार का, ऐसा कभी नहीं होता, ना हुआ है ना आगे होगा। इवन स्टेट पीसीएस वाले, वो भी वहां के क्या है, सरकार के प्रतिनिधि है ना, आप खुद ही सरकार है। जैसे आप डीएम बनेंगे तो जिस राज्य में, यूपी में होंगे तो यूपी सरकार है, आप एसडीएम है तो एमपी गवर्नमेंट है, एमपी में काम कर रहे हैं तो प्रतिनिधि हैं, आप कैसे करोगे? सरकार थोड़ी अपने आप में विरोध करेगी, मतलब मालिक बनेंगे, नौकर नहीं, एम्प्लॉयर। यू विल बी पोस्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर रादर देन एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर है। आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि आपके घर में, जिसका घर है, मतलब पिताजी आपके मालिक हैं या माताजी या दादाजी कोई, तो वो हड़ताल पर बैठ गए कि आज कुछ ले आओ, आईफोन खरीद के तभी मैं खाना खाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप कर सकते हैं स्ट्राइक। जब मैं दिल्ली तक पहुंच गया, अब मैं आईएएस की तैयारी करता हूं या करती हूं, अब तो दे दो, नहीं तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये आपके लिए हो सकता है। घर जिसका है वो कैसे करेगा? तो सीनियर अफसर जो है, बड़े अधिकारी, ये नहीं करते कौन है? ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ये नीचे के लोग, ये स्ट्राइक करते हैं। कैसे स्ट्राइक करेंगे? यूनियन होता है इनका, संघ होता है, इसमें जो अधिकारी सेक्शन ऑफिसर से नीचे वाले जो देखे थे ना, असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी जो एसएससी से आएंगे, ये करते हैं। तो एक संस्था है जिसका नाम है जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इसमें दोनों लोगों को बुलाया जाता है, यूनियन के लीडर भी बैठेंगे और आपके जैसे इसमें आईएएस ऑफिसर भी बैठेंगे। चेयरमैन कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। और फिर आपको समझाया जाएगा कि मान जाइए, अब ज्यादा नहीं कुछ करना है, और फिर आप मान जाएंगे, मतलब आप नहीं, जो एम्प्लॉई हैं, और फिर से कल परसों से काम शुरू हो जाएगा, यही होता है। तो संयुक्त वार्ता तंत्र निम्न स्तरीय कर्मचारियों, एक नोट लिख दीजिए बस नीचे। अच्छा, सब बंद कर लिए थे? संयुक्त वार्ता तंत्र नोट में, संयुक्त वार्ता तंत्र केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी, केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां ग्रुप सी ग्रुप डी के संघ के नेता या प्रतिनिधि और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का समूह किसी समस्या या हड़ताल स्ट्राइक के निपटारे हेतु चर्चा परिचर्चा करते हैं, जिसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडलीय सचिव, समिति नहीं, जिसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय सचिव करते हैं, है ना। तो जो इधर उधर से सवाल बना रहे हैं, अब आप सुरक्षित इससे हो गए, अब और देखते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू।